जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर नंबर 23 में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर को मैं स्टार्ट करूं इससे पहले 22 लेक्चर हो चुके हैं और ऐसा इंडियन पॉलिटी का कोर्स जो आप देख रहे हो इतनी डेप्थ में यूट्यूब पे तो अभी तक आपको नहीं मिलेगा। ये बात का चैलेंज है और अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं तो आप लेक्चर को देख लीजिए, बस एक ही सोल्यूशन है, उससे बराबर कोई है ही नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लेक्चर में स्टार्ट करूं तो जो है हमारी जो बुक है वो दोस्तों जो है आप परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप जो है आपको मोबाइल नंबर हमारा मिलेगा। तो ये दोस्तों जो है आप ये मान के चलिए कि इसको प्रीलिम्स और मेंस के दोनों पर्सपेक्टिव से इसको तैयार किया गया है। अब आप कहोगे सर जो है और भी मार्केट में बहुत सारी बुक हैं, ठीक है, और क्या वो जो है इसके सामने फीकी हैं? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जो मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर बुक है, ठीक है, जिसको आप भी जानते होगे, वो तो जो है उसका तो तोड़िए है और उससे कई गुना बेहतर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर किया गया है और इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो कि आप जो है स्क्रीन एक बार रोक लीजिए और ये बुक का जो टाइटल है इसको पढ़ लीजिए। ये सारी चीज़ें इसमें हैं। फिलहाल चलिए जो है इस लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए जो है ये जो है इतनी सारी जो मैं आपको बता दूं कि लेक्चर इसमें सारे जो है कवर किए गए हैं। पूरा सिलेबस आपका इंडियन पॉलिटी का बहुत ही डिटेल में कवर है, तो ये सब हम कवर कर चुके हैं। हम दोस्तों अंतिम पड़ाव पे हैं और हमारा आज का टॉपिक है, कहाँ गया टॉपिक, आज दोस्तों हमारा जो है ये लास्ट टॉपिक, हालांकि इसमें दिया गया है लेकिन लास्ट है नहीं, क्योंकि इसके बाद जो है पार्टी पॉलिटिक्स और प्रेशर ग्रुप अभी पढ़ाना बाकी है। उसके बाद जो है आपका इंडियन पॉलिटी समाप्त हो जाएगा और हम भी जो है समाप्त हो जाएंगे और ठीक है। तो 24 लेक्चर में आपकी पॉलिटी जो है पूरी होगी जा करके। आज दोस्तों 23rd लेक्चर है, तो आज का लेक्चर में आप पढ़ने क्या वाले हो, इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट, ठीक है। तो चलिए चलते हैं लास्ट में, तो खुद पढ़ते हैं। तो लास्ट ही में है चैप्टर, तो लास्ट में जो है आ जाए। तो आज दोस्तों हम इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस पर जो है क्वेश्चन अक्सर तरह यूपीएससी पूछती रही है। तो चलिए सबसे पहले क्या करें, आपको क्वेश्चन का दर्शन दिखवा दें ना, क्वेश्चन ही को आपको दिखवा दें। तो चलिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन का दर्शन करा देते हैं, लेकिन सबसे पहले चैप्टर ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो चैप्टर को भी जो है, कहाँ है चैप्टर, मिल जा सिम सिम। तब तक दोस्तों आप वीडियो के नीचे जो है कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल की एंशिएंट मेडिवल और कल्चर जो है मैंने अपनी इसी चैनल पे पूरी पढ़ा के रखी है। और इंडियन पॉलिटी को तो कहने क्या है, इस पर लगभग 70 से 80 लेक्चर होने जा रहे होंगे, 70 से 80 लेक्चर, ठीक है। और ये इलेक्शन में मिल का ही नहीं रहा है, मिल जा प्रभु, कहाँ हो, काफ़ी ऊपर हो, चैप्टर लंबा है आई थिंक, हाँ। चलिए जो है फाइनली मिलने वाला है। करण अर्जुन कब आएंगे, आ गया आ गया आ गया आ गया। 476 पेज पे जो है ये लेक्चर जो है शुरू होने वाला है। आज का दोस्तों टॉपिक है इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट, जिस पर 2025 में क्वेश्चन अभी पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी निगाहें जो है एकदम स्क्रीन पे लग जानी चाहिए। और चलिए शुरू करते हैं। ये क्या हुआ, हमारी स्क्रीन बंद हो गई, कंप्यूटर ना बंद हुआ हो, चल रहा होगा, मुझे पता है, हाँ। तो ये जो है लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। लेक्चर को दोस्तों स्टार्ट करें उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन के दर्शन करवा देता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। देखो 2017 में पूछा, 2018 में पूछा, 2019 में पूछा, 2020 में पूछा, 2022 में पूछा, 22 में पूछा, 24 में पूछा, 25 में पूछा। और आपको क्या चाहिए, चाहिए क्या आपको? तो इसीलिए बता रहा हूँ, मैं जो कंटेंट लाता हूँ ना, धमाकेदार लाता हूँ। और ये स्क्रीन हमारे जो है बार बार बंद हो रही है, और ऐसा ना हो कि धमाका हमारी स्क्रीन में ही हो जाए, खुल जाए यार। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे जुल्म मिटाने को। तो चलिए इलेक्शंस, चुनाव। अरे यार क्या हो रहा है, चलिए जो है इलेक्शन दोस्तों जो है आपको पता है कि किसी भी डेमोक्रेसी में जो है अगर सिर्फ इलेक्शन होना ही अनिवार्य नहीं होता है, यानी कि अगर जो है किसी डेमोक्रेसी में सिर्फ इलेक्शन हो रहे हैं
तो वो अनिवार्य नहीं होता है, क्योंकि इलेक्शन तो बहुत जगह पे होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी ज़रूरी जो चीज़ है वो दोस्तों है फेयर इलेक्शन होने चाहिए, फेयर तरीके से होने चाहिए। ये जो है किसी भी डेमोक्रेसी का सबसे मजबूत स्तंभ होता है। और इलेक्शन का सीधा सा मतलब है कि हम जो है जनता का मत जानना चाहते हैं, जो 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 जनता है वो क्या चाहती है। और कई बार दोस्तों जो डेमोक्रेसी है और लोकतंत्र है, लोकतंत्र अक्सर कहा जाता है कि ये जो है भीड़ तंत्र भी इसको कहा जाता है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन होती है वो मतलब ऐसा लोग बोलते हैं, ठीक है, मैंने लोग क्या चलो बता देते हैं। अरिस्टोटल दोस्तों ऐसा मानता है कि जो है डेमोक्रेसी कोई ढंग की नहीं होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है डेमोक्रेसी में कि जो मेजॉरिटी ऑफ लोग होते हैं, मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन होती है, उसमें ऐसा तो है नहीं कि सभी पढ़े लिखे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं कुछ मिट्टी भर लोग, ठीक है। और जो मेजॉरिटी लोग होते हैं तो वो जो है उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो जो पढ़े लिखे नहीं होते तो उनके जो डिसीजन होते हैं वो किसी न किसी चीज़ से जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे मान लो अगर जो है कुछ मान लो इंतज़ाम अगर हो गया रात का, ठीक है, या मान लो पैसे दे दिया, कुछ भी दे दिया, लालच दे दिया, तो जो है वो मान जाते हैं, आराम से काम कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कुछ लोग निकल करके आएंगे कि सर जो है पढ़े लिखे लोग भी तो जो है बहुत बदतमीज होते हैं, बहुत वैसे होते हैं। तो यार हम कब कह रहे हैं कि जो है ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देखो हमारे सामने जो है ना वो आर्गूमेंट ना किया करो, क्योंकि जो है वो मैं सब तरीके से बोल सकता हूँ। जैसे अगर मैंने किसी मुद्दे पे नहीं बोला है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वो मुद्दा पता नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो है आप निकल करके एकदम फतवा निकाल के सामने आ जाओ, कह दो जो है नहीं सर जो है फिर मेजॉरिटी की कौन सुनेगा, क्योंकि मेजॉरिटी तो जनता ही है, उनको क्या मरने पे छोड़ दें, क्या सिर्फ बुद्धिमानों के ऊपर चले, बुद्धिमान चलेंगे और जो है इंडस्ट्री पे चलेंगे तो फिर जो है सब तहस नहस देश हो जाएगा और एक्सप्लॉयटेशन होगा, शोषण हो गया, अत्याचार होगा और फिर वही सिस्टम आ जाएगा। बिल्कुल सही पकड़े लड्डू के भैया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्शन दोस्तों जो है प्रिंसिपल मैकेनिज्म है किसी भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। देखिए डेमोक्रेसी भी दो प्रकार की होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था, स्विस कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने आपको पढ़ाया था। अब आप लोग हो सकता है यही नहीं जानते हो स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। अरे प्रभु यार, सबसे पहले सारे लेक्चर देख के आओ, मैं हर वीडियो में कहता हूँ एक लेक्चर से आप देख करके आओगे, मज़ा ना आए तो पैसा वापस, ठीक है। तो पहले बात समझ लो। तो जैसे स्विस कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों जहाँ पे छोटा देश होता है वहाँ पे डेमोक्रेसी डायरेक्ट चलती है, ठीक है। डायरेक्ट मतलब एकदम जो है अपने हाथ से वोट निकाला और जो है सीधे डाल दिया। लेकिन जहाँ पे बड़ा देश होता है, ज्योग्राफी बड़ी होती है, तो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चलती है, यानी कि प्रतिनिधात्मक जो है, यानी कि जो प्रतिनिधि हैं आपके, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, उनको आप चुनते हो और फिर वो अल्टीमेटली जा करके चुनाव में जो है जो मतलब मेजॉरिटी का जो सीट बनती है उसका जो है नेता जो है वो प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर जो बनना होता है वो बन जाता है। यानी कि आप जब सीएम को चुनते हो, यानी कि जब आप चीफ मिनिस्टर को स्वयं वोट नहीं देते हो, बल्कि चीफ मिनिस्टर को जो वोट ना दे करके आप किसको वोट देते हो, एमएलए को। और एमएलए जो है जिस पार्टी के एमएलए ज़्यादा होते हैं उसी पार्टी जो मेजॉरिटी में होती है उसी का सीएम जो है बनता जा करके। वैसे ही जैसे प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर के लिए जो है एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो जितने ज़्यादा जो है जिस पार्टी के होते हैं जीत जाते हैं, तो वही जो है अल्टीमेटली प्रधानमंत्री का जो है नाम आगे कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आई कि जो है हमारे देश में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ठीक। आर्टिकल 326 से जो है हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो जो है एडल्ट सफरेज के आधार पे, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमारे देश में है, यानी कि सभी वयस्क मताधिकार, सभी जितने भी लोग हैं 18 वर्ष के ऊपर हैं उनको सभी को जो है वोट देने का अधिकार है, वोट देने का राइट है, बशर्ते कि जो है वो अनसाउंड माइंड का या पगलवा टाइप का ना हो। चलिए, इलेक्शन कमीशन जो है हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल एक बॉडी है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, और यही डायरेक्ट और कंट्रोल करती है कंडक्ट जो होता है इलेक्शन का अंडर द आर्टिकल 324। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसको जो है अक्सर न्यूज़ में रहती है चुनाव के कारण, तो इस पर बहुत ध्यान से देखा कीजिए। फाउंडिंग फादर का जो है इंटेंट क्या था, उनका इंटेंट था कि सबको जो है वोट मिले। सबको वोट क्यों चाहिए? क्योंकि पहले अंग्रेज़ क्या करते थे, कुछ पढ़े लिखे वगैरह लोगों को ही वोट देते थे, या पैसा तुम्हारे पास ज़्यादा हो तो मिलता था। फ्री फेयर इलेक्शन होने चाहिए और पीरियोडिक इलेक्शन होने चाहिए। पीरियोडिक इलेक्शन का मतलब हुआ जा करके कि इलेक्शन जो है वो एक समय के बाद जो है वो फिर होने चाहिए, ताकि जो है वो अगर जनता उससे सेटिस्फाई नहीं है तो वो जो है पार्टी को बदल देगी, ठीक है। और ये चीज़ है, इसी को ध्यान रखते हुए पीरियड तय किया गया। ऐसा नहीं कि जो है हमेशा हमेशा तुम्हारी सरकार रहेगी, ठीक है।
रिप्रेजेंटेटिव एंड इंक्लूसिव पॉलिटी होनी चाहिए, यानी कि जो है हर किसी का जो है उसमें हित हो। जैसे रिजर्वेशन SC और ST को दे रखा है ताकि उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो, मार्जिनलाइज ग्रुप का। और प्रैक्टिकलिटी एंड स्टेबिलिटी शुड आल्सो बी मेंटेन्ड। दैट मीन्स इंस्टीट्यूशनल चॉइसेस का मतलब हुआ जा करके सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर डायरेक्टली इलेक्टेड हाउसेज, यानी कि जो है कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारे देश में बनी हुई हैं, ठीक है। उन कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है हम उन कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग होते हैं उनको चुनते हैं, वो अल्टीमेटली दूसरे को चुनते जा करके हैं, मतलब अगले नेता को जो है अंडे फॉलो करते हैं। स्टेप बाय स्टेप होता क्या, इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों होती है डिलिमिटेशन, ठीक है। डिलिमिटेशन कैसे होती है, तो जब भी जो है सेंसस होती है, जैसे अभी होने वाली है 2026-2027 तरफ, UPSC क्वेश्चन भी पूछ चुका है PSI ऑप्शनल में। तो जब सेंसस हो जाएगी तो जो है, अच्छा देखो, ये अगर तुम्हारे कनेक्ट ना हो रहा हो तो पहले एक बात समझ लो, आज मैं पहली बार वीडियो में लेक्चर में बात नहीं कर रहा हूँ सेंसस पे। इससे पहले मैंने सिटीजनशिप वाले में बात की थी, और उससे पहले मैंने यूनियन और इट्स सिटीजनशिप वाले में बात की थी। 2 लेक्चर में बात सेंसस कर चुका हूँ, वहाँ पे मैंने बेसिक क्लियर कर दिया था। अब आप कहो कि सर जो है समझा नहीं पाते हो, तो बेटा तुम पिछले लेक्चर नहीं देख के आए हो। जो 1 लेक्चर से यहाँ तक फॉलो करता आएगा उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, हम गारंटी ले रहे हैं। और हम भी ये मान के चल रहे हैं कि पिछले लेक्चर देख के आए होगे, अदरवाइज फालतू का वीडियो लेंथ बढ़ाने कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप थोड़ा सा इसको विचार करें अपने ऊपर। तो डिलिमिटेशन जो है होती है, सीटें जो है दोबारा आवंटित की जाती हैं, जैसे अभी 2026 तक फिक्स हैं, ठीक है। और ये सीटें जो है हर सेंसस के बाद जो है उसको जो है रीएडजस्टमेंट किया जाता है। डिलिमिटेशन कमीशन बनती है, अब तक 4 बार ये बन चुकी है, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। सीटों का जैसे हो गया पूरा, जो है सीट निर्धारित हो गई, ठीक है। अब सीट कैसे निर्धारित होंगी, तो उसका भी अलग एक फार्मूला होता है, मतलब अभी उस फार्मूला पे जो ऐसे मान के चलो कि वो अक्सर विवाद का मुद्दा बना रहता है। और वो विवाद क्या है, तो वो मैंने आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी, जब यूनियन और इट्स टेरिटरी मैंने आपको डिलिमिटेशन कमीशन पढ़ाई थी, तब मैंने आपको विवाद बढ़ा दिया था। 2 बार जिक्र कर चुका हूँ, दोबारा नहीं करूँगा। इलेक्टोरल रोल फिर तैयार किए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्टोरल रोल तैयार करती है, और उसके आधार पर जो है मतदाता सूची पूरी वगैरह जो है तैयार की जाती है, ठीक है। और उसके बाद शेड्यूल होता है, अनाउंसमेंट कि ये तारीख है, ठीक है। नॉमिनेशन, ये नोटिफिकेशन आता है, फिर जो है नोटिफिकेशन आने के बाद फिर जो है नॉमिनेशन प्रक्रिया स्टार्ट होती है। उसके बाद स्क्रूटनी होती है, फिर जिसको अपना नाम हटा, जैसे सबसे पहले क्या आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आने के बाद नॉमिनेट लोग जो है करने लगते हैं कि भैया ये इलेक्शन में खड़े हो रहा है, तो नॉमिनेशन जो है होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो है फिर उसमें स्क्रूटनी होती है कि नॉमिनेशन के करते समय, जैसे मान लो आपने जो फॉर्म भर के दिया था, ऐसा तो नहीं उसमें कुछ गलत डिटेल वगैरह कुछ भर दी हो, तो फिर उसकी स्क्रूटनी होती है। जब स्क्रूटनी होती है तो हो सकता है उसमें आपका रिजेक्ट भी कर दिया जाए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति विपक्ष में खड़ा ही नहीं हुआ जा करके, तो वो व्यक्ति जो है जीत जाता है, मतलब जो है मतलब बिना मतलब जो है इलेक्शन के वो जीत जाता है, अगर विपक्ष में जो है कोई खड़ा ही नहीं हो रहा है सामने, ठीक है। तो वो मतलब ऐसे जीत जाता है। या जो ऐसे मान लीजिए कि कोई हो सकता है विड्रॉल भी कर ले। विड्रॉल का मतलब ये, जैसे मान लो पहले भरा था, बाद में मन घूमा कि चलो जो है नहीं लड़ेंगे इलेक्शन, ठीक है। या मान लो उसे डर लगा कि हम हार जाएंगे, या मान लो उसे ये लगा कि जो है अरे मान क्या लो, ऐसे मान लो कि सामने वाली पार्टी ने पैसे फेंक दिए तो उसने अपना नाम विड्रॉल कर लिया। और उसके बाद जो है पोलिंग होती है, और उसके बाद जो है काउंटिंग होती है। पोलिंग का मतलब वोट डालने की जो प्रक्रिया है उसे पोलिंग कहते हैं। उसके बाद फिर काउंटिंग होती है, उसके बाद जो है वो इलेक्शन के रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, ठीक है। और कैंडिडेट जो फाइल करता है नॉमिनेशन पेपर, वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास फाइल करता है, ठीक है। वही स्क्रूटनी करता है। रिटर्निंग ऑफिसर दोस्तों ये RO इसको कहते हैं, ठीक है। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। रिटर्निंग ऑफिसर के पास जो है ये काम जो है होता है, ठीक है। और दोस्तों MCC क्या होती है, तो ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है MCC एक प्रकार का, ठीक है। ये MCC क्या है, ये यार मेरा बंद हो रहा है बार बार, तो MCC दोस्तों क्या है, तो MCC एक प्रकार का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। यानी कि जब जो है इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो जाता है, ठीक है, तो कैंपेन पीरियड के समय जो है आपको बहुत जो है ध्यान रखना होता है। ध्यान किस बात का रखना होता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है जिस दिन से इलेक्शन का शेड्यूल स्टार्ट हो जाता है, मतलब जो है अनाउंस हो जाता है। और कैंपेन पीरियड जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसके लिए बन जाती है, ठीक है। और लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का पैसा है ही नहीं,
तो इसमें बहुत जो है एक प्रकार से कुछ भी आपको ऐसा उल जलूल काम नहीं करना है जिससे इलेक्शन कमीशन को जो है ये लगे कि आप जो है जो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, अच्छा ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है, उसको जो अगर आप वायलेट कर रहे हो तो इलेक्शन कमीशन के पास हालांकि इतनी ताकत है नहीं, वो चाहे तो प्रेसिडेंट को जो है सलाह दे सकती है, ठीक है, और प्रेसिडेंट चाहे तो फिर एक्शन ले सकता है और इलेक्शन कमीशन ये जो है सलाह देगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इसके पास कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है। एमसीसी से अगर चाहे तो अगर जैसे मान लो कोई कुछ अगर कर रही है पार्टी के नेता वगैरह, उनको वार्निंग देना, ठीक है, उन्हें जो है चेतावनी देना कि सुधर जाओ बेटा। और या चाहे तो जो है वो जो अगर गुस्सा मान लो नाराज़ हो भी गई तो वो चाहे तो जो उस पार्टी की जो सिंबल है, चिन्ह जो है, उसको जो है बदल सकती है या उसको जो है छीन सकती है। अब आप कहोगे सर उससे होगा क्या, बहुत बड़ा जो है हेर फेर हो सकता है उससे, ठीक है। तो बहुत बड़ी कोई ताकत एमसीसी के लिए जो है इलेक्शन कमीशन के पास है ही नहीं, बस जो है इसे चेतावनी चालू ही होती रहती है, धमकियाँ बस मिलती रहती हैं, होता जोता कुछ नहीं। फिर पोलिंग की प्रक्रिया आपने पता है कि जो है स्टार्ट होती है, ठीक है। तो फिर जो है इलेक्शन वोटिंग मशीन जो ईवीएम है, ठीक है, और वो जो है स्टार्ट होती हैं और ईवीएम को जो है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है, ये मतलब एक प्रकार का ऐसा मान लीजिए कि ईवीएम में आप वोट डालते हो, ठीक है, तो उसके बाद जो है उसी के साथ एक होती है वीवीपैट, ठीक है, ये वीवीपैट में जो है उसकी एक पर्ची कट करके पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है क्यों की जाती है, इसके लिए ऐसा है जैसे मान लो ईवीएम में वोट डाला, पता चला जो है बाद में कोई लड़ाई करने लगे कि भैया ईवीएम में वोट इतने पड़े, पता नहीं उस पार्टी में पड़े कि नहीं पड़े, तो ये वीवीपैट भी होती है ताकि क्रॉस वेरिफिकेशन हो सके कि हाँ देखो ये पड़ा, क्योंकि जब आप वोट डालने जाओगे उतने समय जो है वो पर्ची कट से कट के जो है उसमें गिर जाती है, ठीक है। आप बताइएगा आपका पहला वोट कैसा था, हालांकि मैं दे चुका हूँ, ठीक है। तो काउंटिंग एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन, फिर उसके बाद जो है जो है काउंटिंग होती है, उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है और इलेक्शन पिटीशन, और जब जो है रिजल्ट वगैरह जो है काउंटिंग चल रही होती है तो उस समय वहाँ पे जो है उस पार्टी के जो है जो मतलब ठेकेदार होते हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है, और देख रेख में जो है काम होता है। और इलेक्शन पिटीशन जो अदर इलेक्टोरल डिस्प्यूट हैं वो गवर्न किए जाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के द्वारा, ठीक है। 324 मैंने बताया कि इलेक्शन कमीशन के बारे में है। 326 मैंने बताया कि ये जो है हर व्यक्ति को जो है अधिकार है वोट डालने का। आर्टिकल 81 मैंने आपको बताया कि जो हाउस ऑफ द पीपल उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वो कैसे कंपोजिशन होगा उसका होगा। 82 दोस्तों बात करता है रीएडजस्टमेंट के बारे में, ठीक है, ईच सेंसस के बाद किस प्रकार से डिलिमिटेशन होगा, रीएडजस्टमेंट होगा, ये आर्टिकल 82 बात करता है। आर्टिकल 54, 55 जो है वो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में है, ठीक है, और 330 और 332 जो है रिजर्वेशन के बारे में है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 जो है वो स्टैचुरी फ्रेमवर्क है प्रिपरेशन और मेंटेनेंस के लिए, इलेक्टोरल रोल का जो है कैसे वगैरह जो है तैयार होगा, कैसे जो है उसको मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। आरपीए एक्ट 1951 जो है वो स्टैचुरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कंडक्ट होने का इलेक्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस, ऑफेंसेस, इलेक्शन पिटीशंस और डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह। डिलिमिटेशन कमीशन दोस्तों नहीं, डिलिमिटेशन एक्ट बना हुआ था 2002 में, ठीक है, और ये दोस्तों जो है गवर्न करता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पावर्स ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन एंड डिलिमिटेशन प्रोसीजर। दोस्तों इसके जो डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर जो है ये डिलिमिटेशन जो एक्ट से डिलिमिटेशन कमीशन जो है इसके ऊपर जो है कोई अगर हम बात करें तो इस पर कोई जो है कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करती हैं, ये आप थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। वोटिंग सिस्टम जो है हमारे देश में कैसा है, तो वोटिंग सिस्टम हमारे देश में दोस्तों कई टाइप का है, ठीक है। जैसे एक है फर्स्ट पास्ट द वोट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द वोट सिस्टम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी द कैंडिडेट विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट विंस, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके ज़्यादा वोट वो जीत गया। फिर होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जहाँ पे जो सीटें एलोकेट की जाती हैं ना वो प्रोपोर्शन में की जाती हैं, समझे, प्रोपोर्शन मतलब अनुपात में, ठीक है, और मतलब जितना उनका वोटिंग का शेयर है उस हिसाब से उनको सीटें जो है वो बांटी जाएंगी, ठीक है। इसका ये जो है फ़ायदा होता है। और इसमें क्या होता है कि जो माइनॉरिटी होती है उसको भी जो है रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है। फिर एक होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका मतलब क्या होता है, ये दोस्तों प्रेफरेंशियल होता है। प्रेफरेंशियल का मतलब जैसे मान लो जो है उसमें वोट रैंक की जाती है कि नंबर 1 पे ये कैंडिडेट हमें पसंद है, नंबर 2 पे हमें ये कैंडिडेट पसंद है, नंबर 3 पे हमें ये कैंडिडेट पसंद है। और ये ज़्यादातर इनडायरेक्ट इलेक्शन में होता है, जैसे राज्यसभा इलेक्शन हो गया, ठीक है, और
ये मान लो एमएलए जैसे जो है चूज़ करते हैं, राज्यसभा जो मेंबर होते हैं ना, उनको सिंगल ट्रांसफरेबल वोटर से चूज़ किया जाता है। राज्यसभा में मेंबर जो जाते हैं एमएलए के द्वारा, ठीक है, तो एमएलए जब इलेक्ट करते हैं तो वो यही सिस्टम होता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो भारत का होता है उसका भी यही सिस्टम होता है, ठीक है। और अच्छा, इसका नाम सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड का रखा। सिंगल का मतलब ये है कि मतलब एक ही वोट है, ठीक है, प्रेफरेंस आप देते हो। ट्रांसफरेबल मतलब वो दोस्तों क्या होता है, उसमें ट्रांसफर बेस्ड सिस्टम चलता है। जैसे प्रेसिडेंट में मान लो जो है अभी टक्कर का मामला नहीं हो रहा, तो क्या होता है कि जो सबसे कम वाले वोट होते हैं दूसरे को भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, ठीक है, तो ये सिस्टम चलता है। मिक्स मेंबर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, ये दोस्तों हाइब्रिड सिस्टम है, ठीक है। और ये अगर हम बात करें तो ये जो है ये जो है इंडिया में नहीं चलता है, ठीक है, और ये चीज़ है। अब दोस्तों जो है कंपोजिशन आप देख लीजिए, लोकसभा का क्या कंपोजिशन होता है और राज्यसभा का क्या होता है। अब दोस्तों ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, कारण मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। आप इसके लिए यूनियन लेजिस्लेचर वाला लेक्चर देख सकते हो। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या कंपोजिशन होता है ये भी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो मैं स्टेट लेजिस्लेचर वाला जो लेक्चर है पढ़ा चुका हूँ। राज्यसभा का कंपोजिशन क्या होता है ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस राज्यसभा का वाला लेक्चर देखो जा करके, पढ़ा चुका हूँ। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का कंपोजिशन क्या होता है नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि पढ़ा चुका हूँ। कब? स्टेट लेजिस्लेचर में पढ़ा चुका हूँ। बेटा पिछले लेक्चर देख के आओ, ठीक है, इतना हमारे पास जो है भेजा नहीं है कि जो है हम 2 घंटे यहाँ पे जो है दिमाग मारी करें और बार बार वही चीज़ें पढ़ाएं। थोड़ा तुम भी मेहनत करो, थोड़ा हम भी मेहनत करें। और मैं तो कर चुका हूँ, मैंने सब पढ़ा रखा है। आप लोकसभा वाला लेक्चर देखिए जा करके, पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव वाला और स्टेट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर वाला, उसमें आपको ये सब पढ़ाया है। और मेंबर की जो है क्या योग्यता होती है, तो ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, ये भी पढ़ा चुका हूँ, ये भी पढ़ा चुका हूँ। डिलिमिटेशन फ्रीज के बारे में बता चुका हूँ, ये मैंने यूनियन और टेरिटरी वाले में पढ़ाई थी। वुमेन का रिजर्वेशन दोस्तों एक बिल था, ठीक है, वो 2023 में आया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसका उद्देश्य है 1/3 रिजर्वेशन जो है वुमेन का भी होना चाहिए लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। और ये जो है सेंसस के बाद होगा, यानी कि 2026 के बाद जो सेंसस होगी उसके बाद होगा, ठीक है, डिलिमिटेशन के आधार पे। और आपको पता है कि डिलिमिटेशन के बारे में, रीएडजस्टमेंट जो सीट के बारे में, डिवीजन जो है ईच स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन जो टेरिटरी है कॉन्स्टिट्यूंसी का कैसे होगा, ये आर्टिकल 82 में है, ठीक है। और ये जो है हाउस ऑफ द पीपल के बारे में आर्टिकल 82 कि किस प्रकार जो है पार्लियामेंट किसी लॉ से जो है सेंसस के बाद जो है रीएडजस्टमेंट कर सकती है सीट का हाउस ऑफ द पीपल की। और 170 में 170 में सेम प्रोसीजर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए है, इस सेंसस के बाद, ठीक है, सेंसस के बाद। तो डिलिमिटेशन एक्ट जो है वो 2002 में बना हुआ था, ठीक है, और ये सेंसस के बाद ही प्रोसेस होता है, ठीक है। और डिलिमिटेशन कमीशन के पास क्वासी जुडिशियल पावर है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। क्वासी जुडिशियल का मतलब थोड़ा सा इसके पास न्यायिक ताकत भी है, ठीक है। चेयरपर्सन डिलिमिटेशन कमीशन का दोस्तों जो है जज जो है सुप्रीम कोर्ट का होता है, ठीक है, जो रह चुका हो, ये बात याद रखिएगा। मेंबर चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, या इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन कंसर्न वगैरह जहाँ का भी मामला हो, ठीक है। अगर स्टेट से रिलेटेड तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के, सेंटर से तो सेंटर वाला मामला, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया क्या है कि हिस्टोरिकली ऐसा ट्रीटेड किया जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन डिलिमिटेशन कमीशन का डिसीजन होता है वो लगभग मान के चलिए, ठीक है, वो फोर्स ऑफ लॉ होता है, ठीक है। और जैसे जो है ऑफिशियल गजट में आ जाता है, और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, और ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये जो है एक बार जब गजट में आ जाता है उसके बाद जो है ये द ऑर्डर जो है वो लोकसभा के सामने लेड किया जाता है, कंसर्न स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा भी लेड किया जाता है, लेकिन उसमें स्टेट की जो है बात सुनी नहीं मतलब सुने तो अच्छी, ना सुने कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है, कुल मिला के ये समझ लो, ठीक है। और कोर्ट जो है इससे दूर रहती हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और जब बहुत ही ज़्यादा वायलेशन वगैरह कुछ हो जाए तो भले जो ऐसा हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी एक डॉक्ट्रिन है कि जुडिशियल रिव्यू और चीज़ का हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, लेकिन कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करती हैं डिलिमिटेशन कमीशन, इसीलिए क्वासी जुडिशियल उसको बताया गया है। तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो उसका काम है सीटों का बंटवारा करना, ठीक है। कैसे जो है सीटें, अब सीटों का बंटवारा करने में क्या मतलब दिक्कत आती है, दिक्कत ये आती है कि साउथ वाला अपना वकालत करते हैं कि हमें जो है सीटें ज़्यादा मिलनी चाहिए, जब उनको सीटें ज़्यादा मिलेंगी तो उनकी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगी। नॉर्थ वाले ये कहते हैं कि पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है
तो हमें सीटें ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो साउथ वाले कहते हैं कि हम लोग तो जो है पॉपुलेशन कंट्रोल करके रख रहे हैं, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो तुम्हें पॉपुलेशन क्यों ज़्यादा चली चाहिए। तो ये एक बवाल का जो है कारण बना रहता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, तो डिलिमिटेशन कमीशन का काम समझ गए। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 42nd अमेंडमेंट 1976 के अनुसार जो है लोकसभा सीट जो है 1971 की सेंसस जो है तक जो है फिक्स हो गई थी। ठीक है, 1971 सेंसस तक जो है फिक्स हो गई थी। उसके बाद 84 अमेंडमेंट होता है और 87 अमेंडमेंट होता है। इससे जो है अब इसको 2026 तक फिक्स कर दिया गया है और उसके बाद फिर सेंसस होगी, फिर जो है वही चीज़ें होंगी। और मैं आपको बता दूं कि जो है जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन जो है वो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से जो है एक स्पेशल डिलिमिटेशन कमीशन बनाई गई थी रंजन प्रकाश देसाई के द्वारा। ठीक है, जिसने जो है J&K में जो है रिड्रा किया कॉन्स्टिट्यूंसी को, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की 2025 की रूलिंग है कि जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने ऐसी रिक्वेस्ट की थी कि डिलिमिटेशन हमें भैया जल्दी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको मना कर दिया, मतलब पिटीशन को जो है डिसमिस कर दिया, कहा कि 2000 जब तक सेंसस नहीं हो जाएगी तब तक कुछ नहीं। ठीक है, जबकि जम्मू कश्मीर के लिए करवा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मुद्दे क्या रहते हैं, मुद्दे वही हैं। ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन और रूरल अर्बन का जो है रिप्रेजेंटेशन गैप। ठीक है, जैसे कई बार रूरल को जो है उतना नहीं रिप्रेजेंटेशन मिल पाता है। ठीक है, 1 पर्सन 1 वोट की कीमत नहीं हो पाती है, तो ये समस्या रहते हैं। पॉलिटिकल जो है मुद्दे गरमाए रहते हैं इस मुद्दे में। वही नॉर्थ और साउथ का विवाद है इसमें। प्रिपरेशन और रिवीजन जो है इलेक्टोरल रोल का ये काम होता है इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो है वो अगर हम बात करें तो उसके पास स्टैच्यूटरी फ्रेमवर्क है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, जिसमें डिटेल प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स। ठीक है, 1960 का है और इशू जो है ECI करती है। ECI का मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू करती है, नोटिफिकेशन शेड्यूल करती है, ऑपरेशन गाइडलाइंस जारी करती है इम्प्लीमेंट कराने के लिए नेशनल, स्टेट या कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे जो है इलेक्शन को। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो है एक चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं और 2 और भी जो है उनको सहयोग करने के लिए होते हैं सेंटर के लेवल पे। ठीक है, और सबसे बड़ा होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद होता है चीफ इलेक्शन ऑफिसर, इलेक्टोरल ऑफिसर। ठीक है, उसके नीचे कौन होता है, उसके नीचे होता है सबसे पहला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसकी पॉलिसी जो होती है वो नेशन वाइड होती है ज़्यादातर। चीफ इलेक्टोरल जो ऑफिसर होता है वो स्टेट या यूटी में जो है हेड करता है। ठीक है, और ECI जो है ना उसकी डायरेक्शन को मानता है। और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एक होता है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। ये क्या करता है, तो स्टैच्यूटरी ऑफिसर होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रिपरेशन करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, पब्लिकेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल फॉर अ स्पेसिफाइड कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी किसी भी स्पेसिफाइड कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है रोल को जो है तैयार करना, इलेक्टोरल रोल। अब आप कहोगे सर इलेक्टोरल रोल में तैयार करने में एक बार बन जाता है, तो बन जाता है, उसमें क्या बार बार तैयार करना। अरे बेटा कई बार क्या होता है, कोई आदमी मर गया, ये फर्जी है वोटर, या कोई बाहरी व्यक्ति ज़बरदस्ती लेना चाह रहा है, क्योंकि वोटर ID तो आपका नागरिकता का प्रमाण है ना, तो हर कोई इसको पाना चाहेगा, तो फिर वो इलेक्टोरल रोल को जो है रिवाइज किया जाता है। और जैसे अभी बिहार में जब ये हुआ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको SIR कहा गया है, तो बिहार में काफ़ी बवाल इसी के पीछे तो फैला था कि ये रिवीजन काहे हो रहा है। इसके पीछे कारण ये होता है, ये इलेक्शन कमीशन का जो है अधिकार है। ठीक है, आयोग का पूरा अधिकार है, वो चाहे तो उसको कर सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स उसमें गरमाई थी कि जो है इसको इसलिए किया जा रहा है ताकि जो है एक पार्टी विशेष के जो है वोट को काट दिया जाए या वगैरह वगैरह वो अपने। अब हम देखते हैं असिस्टेंट ERO। ये कौन होता है, ये बूथ लेवल ऑफिसर होता है, जिसको BLO कहते हैं। ये आपके गांव गली में रहते हैं। ठीक है, हाउस टू हाउस जाते हैं, चेक करते हैं कि मतलब फर्जी वोट तो नहीं है जिंदा या मुर्दा। ठीक है, तो अब दोस्तों रोल जो होते हैं ना वो अपडेट होते रहते हैं, उनका रिवीजन होता रहता है। जैसे एक होता है कंटिन्यूअस अपडेशन। ठीक है, ये ऑनगोइंग रिवीजन है जो है कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, जैसे मान लो जो है अगर कोई न्यू इनरोलमेंट अगर होना है तो वो फॉर्म 6 से उसका होगा, और अगर करेक्शन करना है तो वो फॉर्म 8 से होता है। ठीक है,
तो ये BLO जो है ये काम करता है। BLO आपके सबसे पड़ोसी होता है, उसी के पास जो है आपको जाना पड़ेगा, BLO के पास, ठीक है। और ये बात पता होनी चाहिए। तो ये कंटिन्यू चलता रहता है, जब पाओ तब जो करवा सकते हो, ठीक है। तो इनरोलमेंट कराने के लिए कौन सा फॉर्म, फॉर्म 6। करेक्शन के लिए कौन सा फॉर्म, फॉर्म 8। एक होता है दोस्तों SSR, समरी रिवीजन। ये दोस्तों पीरियोडिकली होता है, ठीक है। और ये जो है एक पीरियड के बाद होता है, मतलब एक समय के बाद, ठीक है। एक होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये दोस्तों एक रिसोर्स इंटेंसिव है। ये डोर टू डोर जो है री इन्यूमरेशन किया जाता है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑर्डर आता है, जब नेसेसरी समझा जाता है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए, तो फिर जो है इसको डोर टू डोर जाकर किया जाता है। तो ये 3 प्रकार के जो है रोल अपडेट होते हैं, और इन प्रकार से रोल अपडेशन हो सकता है। दोस्तों एलिजिबिलिटी क्या है, तो 18 साल की आपकी उम्र हो, भारतीय व्यक्ति हो, ठीक है। और यही इसके तरीके हैं। अच्छा दोस्तों, ये कुछ फॉर्म है, ये आपको पता होने चाहिए। फॉर्म 6 भरा जाता है। अब आपको कहोगे सर काहे बता रहे, मतलब ये बताने का ज़रूरत है, ऐसे जान लो यार, कभी पड़ोस में ज़रूरत पड़ेगी तो तुरंत ज्ञान दे दिया कि फॉर्म 6 लेकर आओ तब तुम्हारा नया बनेगा वोटर ID कार्ड। फॉर्म 7 लेके आओ तो तुम्हारा नाम जो है, या तो जो है ऑब्जेक्शन है किसी प्रकार का, ठीक है, किसी प्रकार का इंक्लूजन जो हुआ है उसमें ऑब्जेक्शन अगर आपको है तो फॉर्म 7 ले लो। फॉर्म 8 से करेक्शन होता है, ठीक है। और जैसे नेम, एज या रिलेशन वगैरह। फॉर्म 8A से जो है उसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, ठीक है। अगर मान लो जो है एक स्टेट, एक असेंबली से जो है दूसरी असेंबली में कुछ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कराना चाहते तो हो सकता है। हालांकि ऑनलाइन रूट भी है, ठीक है, जैसे जो है वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, वहाँ से भी सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आई, ठीक है। अच्छा, डिलीट करने के तरीके क्या होते हैं, मतलब किन ग्राउंड पे किया जा सकता है। ग्राउंड ये हो सकता है, मान लो जब आपकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, पहला तो यही मान लो। और या जो है डुप्लीकेट एंट्री हो, एक से ज़्यादा हो, ठीक है। और BLO जो है ये सारे काम देखता है अपने आसपास के, ठीक है। BLO की बहुत जिम्मेदारी होती है। टेक्नोलॉजी का जो है उपयोग इसमें कर सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट प्रूफ जो है आपको देना पड़ता है अपना, तो अगर आप ये सब नहीं दे पाते हो तो आपका डिलीट हो सकता है। हालांकि अब तो आधार कार्ड को भी जो है मान लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में कहा है कि इसको जो है वेरिफिकेशन के लिए ले सकते हो यूज में। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभी बिहार में जो है स्टार्ट हुआ था, जिस पर बवाल फैला था, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अच्छा ये सब बता ही चुके हैं। 18 साल उम्र होनी चाहिए और ऑर्डिनरी रूप से रेजिडेंट होने चाहिए, ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ठीक है। और वही तरीका है, फॉर्म 6 भरो, बी जो है, फिर उसके बाद जो है ऑनलाइन चाहो तो ऑनलाइन भी कर सकते हो, फिजिकली जो है दे सकते हो, BRO या फिर जो है ERO को। ERO मैंने अभी पढ़ाया था जस्ट। उसके बाद वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद आपका जो है वोटर ID कार्ड घर पे बन करके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट में रिक्वायर क्या होता है, तो फ़ोटो को चाहिए होती है, एज का प्रूफ चाहिए होता है, उम्र का प्रूफ और जो है रेजिडेंस का जो है आपको प्रूफ देना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि आधार जो है आपका होना ही चाहिए इलेक्टोरल रोल में आपका नाम दर्ज कराने के लिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि इलेक्शन कमीशन क्या जो है आपसे देखना चाहता है डॉक्यूमेंट में। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी जो है आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक चीज़ आपको यह बता दें, इलेक्टोरल रोल में जो है डिस्क्वालीफाई आपको रजिस्ट्रेशन से कब किया जा सकता है। सेक्शन 16 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का, ये कहता है कि वो पर्सन जो डिस्क्वालीफाइड है इन ग्राउंड पे, वो सिटीजन नहीं है इंडिया का, वो अनसाउंड माइंड का है, ठीक है। और वो जो है वो किसी लॉ से जो है करप्ट प्रैक्टिस के आधार पे उसको जो है वोटिंग से बाहर कर दिया गया है, उसका वायलेशन उसने किया है, ठीक है। तो इन पे हो सकता है उसको हटाया जा सकता है, इन आधार पे जो है उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है।
और नेताओं के केस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आपको सज़ा जो है नेताओं को केस में 2 साल से ज़्यादा या हो जाती है तो आपकी जो है वो जो पदवी है वो चली जाती है, ठीक है, चाहे आप MP हो जो भी हो, 2 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिकल। और अच्छा, एक बात और याद रखना कि जो वोट देने का अधिकार है वो आप जेल से वोट नहीं दे सकते हो, लेकिन आपको ये जान के बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमारे देश में इलेक्शन आप जेल से बैठ करके लड़ सकते हो। वाह। चलिए आगे बात करते हैं। प्रैक्टिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्वालिफिकेशन। मान लो जो है कोई डुप्लीकेट एंट्री हो गई, मर गया है व्यक्ति, या नॉन रेजिडेंट है, या माइग्रेटेड है, बाहर से आया है, चुपके से ले रहा है, तो ये भी ग्राउंड बन सकते हैं। तो अब वोटर भी कई टाइप के होते हैं। तो जनरल वोटर, सामान्य वोटर हमारे आपके जैसे, एक होता है सर्विस वोटर, ठीक है, जैसे आर्म्ड फोर्सेस, डिफेंस, सिविलियंस, ठीक है, तो इनको स्पेशल प्रोग्राम इनके लिए होता है ये वोट देने का, इनके अलग से जो है ये चाहें तो जो है मतलब इनको कुछ स्पेशल चीज़ें दी जाती हैं जिससे ये वोट अपना कर सकते हैं। स्पेशल वोट का मतलब जैसे मान लो जहाँ पे ड्यूटी करना है वहीं से वोट डाल दो वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, या ऑनलाइन या लेटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम वगैरह, तो जो भी ठीक लगता है उस हिसाब से ये कर सकते हैं। तो सर्विस वोटर होते हैं। एक होते हैं ओवरसीज इलेक्टर्स, ठीक है, जिसमें NRI या ओवरसीज इंडियंस आते हैं। तो ये अधिकार सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो ऑर्डनरी रेजिडेंस जिनका इंडिया में है, ठीक है, वही सिर्फ जिसके लिए एलिजिबल होते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, जिनका ऑर्डनरी रेजिडेंस अभी इंडिया ही है, ठीक है, लेकिन माइग्रेट कर गए हैं अब्रॉड में। और ये बात याद रखिएगा कि वोटिंग जो है वो सबको नहीं प्राप्त है, जितने भी ओवरसीज इलेक्टर हैं, ठीक है, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन है। जैसे मान लीजिए कोई सर्विस में है, मान लो बाहर है किसी काम से, ठीक है, कोई सर्विस कर रहा है, ठीक है, कोई मतलब कोई किसी प्रकार का व्यक्ति है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई, या तो जो है उसका ऑर्डनरी रेजिडेंस होना चाहिए, या फिर जो इलेक्शन कमीशन की जो अपनी गाइडलाइन है उनके अनुसार जो है वो हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो है जो भी बाहर रहता है सबको मिल जाएगा भारत का, नहीं नहीं नहीं, ये जो है अगर जो है वो ऑर्डनरी रेजिडेंस जो है भारत का हो, और ये जो है उसके लिए शर्त है, और वो जो है एलिजिबल अप्लीकेंट हो फॉर्म 6A का भी, ठीक है, ये चीज़ जो है पता होनी चाहिए। और ये चीज़ है, और उस समय की जो गाइडलाइंस हैं इलेक्शन कमीशन के, जो रूल्स हैं उसको आप फॉलो करता हो। कुल मिला के सीधी बात ये समझ लो। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटर, ठीक है, जो MP और MLA होते हैं, ये जो है इलेक्टर्स जो होते हैं वो जो है रजिस्टर होने चाहिए वन कॉन्स्टिट्यूंसी में ही, सिर्फ जो है वो रजिस्टर होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो है उनको मल्टीपल जो है उनको रजिस्ट्रेशन वो अलाउ हैं, वो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है अलाउ हैं, ठीक है। पर्सन जो जेल में होता है, ठीक है, जो भी अंडर ट्रायल प्रिजनर भी हो या कन्विक्टेड भी हो, ठीक है, वो कास्ट वोट को नहीं कर सकता है। ये एक डिबेट का मुद्दा है, फिलहाल इसको डिबेट ही पे छोड़ देते हैं। अब क्वालिफिकेशन कैंडिडेट की क्या होती हैं, तो पार्लियामेंट के लिए जो है बता ही चुके हैं, ये इलेक्शन उसमें लेजिस्लेचर में बताया था, ठीक है। और लोकसभा इलेक्शन के लिए जो है वो कैंडिडेट जो है किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इंडिया में जो है इलेक्टर होना चाहिए। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वो पर्सन जो है किसी भी जो है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की उस स्टेट में जो है इलेक्टर होना चाहिए, ठीक है, ये जो है आपको पता होना चाहिए। 3 से 6 लेकर सेक्शन है उसमें बात कही गई है RPA एक्ट 1951 में। मेन ग्राउंड क्या है डिस्क्वालिफिकेशन के, तो मेन ग्राउंड हैं जैसे ये वाले ग्राउंड तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो आर्टिकल 101 से लेकर के 102 जो पार्लियामेंट के लिए हैं, और 191 से 190 से 191 स्टेट लेजिस्लेचर के लिए हैं। अगर कोई जो है डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड क्या क्या हैं, जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ले लेता है, कुछ ऑफिस छूटे हुए हैं, ठीक है, वो एक्सेप्शन है, ठीक है, जैसे गवर्नर ले लो या प्रेसिडेंट वगैरह, तो ये कुछ ऑफिस छूटे हुए हैं, ठीक है, वो मैंने आपको पहले बताए थे, जिनको छूट दी गई कानून से। अभी इसे समझ लो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है, अगर वो जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। ये स्टेट लेजिस्लेचर और मैं वाले में बताया था, यूनियन लेजिस्लेचर वाले में बताया था। और ये जो है अगर वो अनसाउंड माइंड का है, या जो है बैंकरप्ट है, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए व्यक्ति,
सिटीजन भारत का नहीं है, ठीक है, या डिस्क्वालीफाइड है 10th शेड्यूल के अंतर्गत, ठीक है। अब आप मैंने इसको बहुत शार्ट में निपटा दिया, आप कहोगे सर बहुत शार्ट में निपटा दिया। दिक्कत ये है कि तुम पिछले लेक्चर नहीं देख के आए हो, इसको मैंने ऑलरेडी यूनियन लेजिस्लेचर में डिस्कस कर रखा है। अब स्टैचुरी ग्राउंड क्या है ये नहीं कभी बताया। तो स्टैचुरी ग्राउंड दोस्तों ये है कि कुछ ऑफेंसेस हैं, जैसे सेक्शन 8 में जो है कुछ ऑफेंसेस हैं, 2 साल या 2 से अधिक साल की जो है सज़ा तुम्हें हो जाए, ठीक है, जेल हो जाए, और डिस्क्वालिफिकेशन जो है इमीडिएटली उसी दिन से जो है अप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा। और ये 6 साल तक जो है 6 ईयर तक जो है रिलीज के जो है, और जब आप रिलीज हो गए उसके जो है रिलीज के बाद भी जो है 6 ईयर तक जारी रहेगा डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब जो डिस्क्वालिफिकेशन है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस केस में कहा था कि सेक्शन 8 क्लास 4 जो अलाउ करता था ग्रेट पीरियड फॉर अपील की डिस्क्वालिफिकेशन इज इंस्टेंट एंड ऑटोमेटिक, उसको जो है मैं आपको बता दूं तो जो है वो जो है जो सेक्शन था उसको जो है स्टक डाउन कर दिया है लिली थॉमस केस में, जिसने जो है अलाउ किया था, एक ग्रेस पीरियड दिया था अपील करने का, होल्ड करने का, ठीक है, जिसकी डिस्क्वालिफिकेशन इंस्टेंट और ऑटोमेटिक हुई हो। करप्ट प्रैक्टिसेस में जो है इस पे क्वेश्चन 2025 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये करप्ट प्रैक्टिसेस इलेक्शन कमीशन के अनुसार जो है निर्धारित की जाती हैं और सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू भी हैं, ये भी समझ लीजिए, ठीक है। या मान लो कहीं पे आपको करप्शन के कारण निकाला गया हो, डिसलॉयल्टी आपने स्टेट के खिलाफ की हो, ठीक है, तो 5 ईयर का डिस्क्वालिफिकेशन आपको किया जा सकता है। या मान लीजिए जो है कोई आपने सब्सिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है गवर्नमेंट के साथ जो है कर रखा है, और जो है आप उसको जो है अगर आपने कर रखा है तो आप नहीं, मतलब जो है डिस्क्वालीफाई आपको किया जा सकता है सेक्शन 9A के अनुसार। अब ऐसा क्यों है? इसका इसलिए है क्योंकि हो सकता है आप भविष्य में जा करके अपने फ़ायदे के लिए काम करो। अगर जो है आप इलेक्शन के एक्सपेंस को लॉज नहीं कर पाते हो तो भी जो है आपको डिस्क्वालीफाई 3 सालों के लिए किया जा सकता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ट्रू अकाउंट अपना दिखाओ, ऐसा ना हो कि कुछ छिपा लो जा करके, ट्रू दिखा दो, वो बात सही है। दोस्तों को जो पार्टी होती है ना हिंदुस्तान में, उनको पार्टी को बहुत बेनिफिट मिलते हैं। आपको नहीं पता होगा कि जो पार्टियां होती हैं हमारे हिंदुस्तान में, वो जब पार्टियां रजिस्टर होती हैं ना, हमारे देश में बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जिनका कोई काम ही धाम नहीं है और फालतू में जो है इसे रजिस्टर हुए पड़े हैं, ठीक है, सिर्फ बेनिफिट लेने के लिए, ठीक है, ताकि वो जिनको जो है कुछ बेनिफिट मिले। बेनिफिट मिलते हैं पार्टियों को, जो है बहुत बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है, इसीलिए वो पार्टी के लिए रजिस्टर भी करवा लेते हैं। तो पार्टी को दोस्तों क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं वो मैं आपको अभी जो है आपको दिखा देता हूँ। हो सकता है हमारे नोट्स में ना हो, याद आ गया तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पार्टी रजिस्टर बेनिफिट्स इन इंडिया इलेक्शन, देखें अगर कोई आर्टिकल इस पर मिल जाता है तो मैं आपको बता, जैसे मैं आपको कुछ तो जो है इसे मुँह जवानी बता देता हूँ कि उनको जो है ज़मीन जो है अपनी पार्टी ऑफिस सेटअप करने के लिए ज़मीन जो है कुछ सस्ती दरों में जो है मिल जाती है। उनको जो है कैंपेनिंग के लिए कुछ टाइम पीरियड अलॉट कर दिया जाता है, मतलब जो है ऑनलाइन टीवी में, ठीक है। तो ये सब उनको कुछ चीज़ें फ्री में मिलती हैं और टैक्स से थोड़ी सी जो है छूट मिल जाती है। तो ये चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए कि पार्टी रजिस्ट्रेशन बेनिफिट्स यूपीएससी, तो आपको जो है ज़रा मैं दिखा देता हूँ। चलिए जब तक ये खुलता है तब तक आगे बढ़ते हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 52nd अमेंडमेंट के द्वारा जो है इसको लाया गया था। इसका उद्देश्य था कि जो पलटू राम होते हैं उनको जो है बाहर करना, और पार्टी जो कहती है, जो पार्टी व्हिप जारी करती है उसी की बात को जो है मानना। अगर जो है 2/3 जो मेंबर हैं किसी भी अगर लेजिस्लेटिव पार्टी के, वो जो है बदल करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो पाप नहीं होगा। अगर 2/3 से कम मेंबर किसी पार्टी के जाने का प्रयास करेंगे तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और ये फैसला अल्टीमेटली स्पीकर या राज्यसभा के संदर्भ में उस पर वाइस प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है। कि हो तो होलोहन के केस में जो है कहा था कि जो स्पीकर का जो सब डिसीजन है वो जुडिशियल रिव्यू में आ सकता है। ऐसा नहीं कि स्पीकर जो है किसी को पकड़ा उठा करके जो है कर दिया कि जाओ बेटा जो है तुम्हारा डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो इसलिए जब इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर देगा
तो फिर अब ज़्यादा इसको दुरुपयोग नहीं होता है, वरना दुरुपयोग इसका बहुत होता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो है पॉलिटिकल पार्टी वो अगर मैं बताऊं तो उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। उन्हें एक्सेस होता है इलेक्टोरल रोल का, ठीक है। और उनको जो है पॉलिटिकल ब्रॉडकास्ट के लिए जो है टाइम दिया जाता है बाकायदा कि पॉलिटिकल ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। और स्टेट का जो ऑन्ड टेलीविज़न या रेडियो स्टेशन होता है उनको पार्टी सिंबल जो है दिए जाते हैं। हमारे देश में जो पार्टी सिंबल है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक नेशनल पार्टी होती है, ठीक है, वो सिर्फ नेशनल पार्टी के लिए जो है रिजर्व किए जाते हैं। एक स्टेट पार्टी होती हैं, ठीक है, और एक होती है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पार्टी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए। 3 प्रकार की जो है पार्टी सिंबल्स जो है हमारे देश में होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो है अगर हम बात करें तो प्रपोजर और स्टार कैंपेनर, अच्छा ये कोई जानना का ज़रूरी है नहीं दोस्तों। अगर आपको जो है कंडीशन क्या है नेशनल पार्टी के लिए, तो नेशनल पार्टी के लिए दोस्तों जो कंडीशन है वो ये है कि सिक्योरिंग 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन एनी 4 or more स्टेट एट अ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा। यानी कि जब जनरल इलेक्शन लोकसभा के हुए थे तो उसमें जो है 6% जो है जो वैलिड वोट्स हैं, कोई भी जो है 4 अगर या जो है 4 या जो है अधिक स्टेट में जो है अगर आप जो है जनरल इलेक्शन में जो लोकसभा के हैं अगर सिक्योर कर लेते हो, कितने 6% वैलिड वोट जो है किसी भी जो है 4 या मोर स्टेट में जो है अगर आप सिक्योर कर लेते हो तो जो है आपको माना जाएगा। या थोड़ा सा टफ है, कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, या आर टू द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इन एडिशन इट विंस 4 सीट इन लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट आर स्टेट्स। यानी कि जो है चाहो तो जो है आप 4 सीट भी अगर जीत जाते हो लोकसभा में किसी भी स्टेट से तो वो जो है आपकी पहली कंडीशन हो गई। या इसे कह लीजिए कि विनिंग 2% ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एट अ जनरल इलेक्शन एंड दीज कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड फ्रॉम 3 स्टेट्स। यानी कि 2% आप सीट जो है लोकसभा में जीत जाओ और वो कम से कम जो कैंडिडेट जीते हैं 2% वो 3 स्टेट से होने चाहिए। इफ़ इट हैज़ गॉट रिकॉग्निशन एज अ स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट, यानी कि ये भी शर्त है कि वो 4 स्टेट में स्टेट पार्टी भी होने चाहिए। तो ये 3 शर्तें अगर आप फॉलो करते हो तो आप नेशनल पार्टी कहलाओगे, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक है। इसी प्रकार से स्टेट पार्टी की भी है, ठीक है, स्टेट पार्टी का भी इसी प्रकार से जो है सिस्टम होता है। और जो रिकॉग्नाइज पार्टी होती हैं उनको जो है 2 सेट इलेक्टोरल रोल का फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, ठीक है, ये बातें पता होनी चाहिए। और सिंबल इम्बल तो है ही। ये देखिए जो है रजिस्टर्ड जो पार्टी होती हैं और रिकॉग्नाइज पार्टी, जो रजिस्टर्ड पार्टी होती हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो रजिस्टर होती हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। जो रिकॉग्नाइज पार्टी होती है इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर में जो है इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। और रजिस्टर्ड जो पार्टी होती हैं ये मोस्टली जो है सबमिट करती हैं मेमोरेंडम कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति और सोशलिज्म के सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी और नेशनल इंटीग्रिटी के सिद्धांतों को अपनाते हुए। और रिकॉग्नाइज पार्टी बनने के लिए आपको जो है सीट को जीतना पड़ता है, रिक्वायर्ड वोट परसेंटेज इलेक्शन में जो दिया गया ऊपर है। रजिस्टर्ड पार्टी को जो है टैक्स में छूट मिलती है, कॉमन सिंबल मिलते हैं और 20 स्टार कंपेनर मिलते हैं ड्यूरिंग इलेक्शन कंपेन्स। और जो रिकॉग्नाइज पार्टी होती है उसको रिजर्व सिंबल मिलते हैं इलेक्शन के समय, 40 स्टार कंपेनर जो है इलेक्शन के समय मिलते हैं। इस समय हमारे देश में रजिस्टर्ड पार्टी जो है वो 2764 हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइज पार्टी 6 नेशनल पार्टी हैं, ठीक है, और 54 पार्टी जो है वो रिकॉग्नाइज की गई हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये बातें समझ आई। करप्ट या इलीगल प्रैक्टिस ना करो, ठीक है, ये जो है डिस्क्वालिफिकेशन का बन सकता है ग्राउंड। और डुअल मेंबरशिप नहीं आप ले सकते हो, ठीक है, स्टेट पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की एक साथ नहीं देख सकते हो, ये आर्टिकल है, याद कर लेना। ये तब भी बताया था जब लेजिस्लेचर पढ़ा रहे थे।
इलेक्शन कमीशन अच्छा हमारे देश में जो इंडिया का होता है वो सबसे बड़ा का होता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका काम होता है फ्री फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन हो, ठीक है। और जैसा कि होता है वो तो तुम्हें भी पता है, सिक्रेसी जो है वोटिंग की और इम्पार्शियल कंडक्ट हो, ईवीएम वीवीपैट जो है उसकी स्मूथ पोलिंग और प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके, लाइन ऑर्डर को मेंटेन करे, ट्रैफिक को कंट्रोल करे पोलिंग स्टेशन के समय, और जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करे, रिपोर्ट और रिटर्न जो है वो हाईएस्ट अथॉरिटी को दे। चीफ इलेक्शन जो इलेक्टोरल ऑफिसर होता है ये स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है। ये ईसीआई और स्टेट इलेक्शन कमीशन मशीनरी के बीच में स्थापित करता है संबंध को, ठीक है। इसके भी लगभग वही काम है, ठीक है। अच्छा, ये एक काम और करता है, ये स्वीप को और इम्प्लीमेंट करता है। स्वीप क्या है? तो स्वीप जो है ये एक प्रकार से एजुकेशन और इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन इनिशिएटिव बढ़ाने के लिए प्रोग्राम है, ठीक है। इसको शायद जो है जहाँ तक मैंने पढ़ा है 2009 में शायद इसको लाया गया था एजुकेशन बढ़ाने के लिए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ये दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर इसको कहते हैं, ठीक है। और ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही होता है, इसके पास बहुत ताकत आ जाती है जब इलेक्शन होते हैं, ठीक है। जिसको पाओ उसको अंदर कर दो तुरंत। तो ये इलेक्शन का जो है कारोबार संभालता है ज़िले में, ठीक है। और एसडीएम वगैरह जो है उनको जो है या कोई मतलब कोई भी पर्सन जो है कलेक्टर, उसको जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर बन जाते हैं। और डीएम के नीचे अगर कोई है, जैसे मान लो एसडीएम वगैरह है, या मान लो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहें तो वही बन सकते हैं, या कलेक्टर या कोई सीनियर गजेटेड ऑफिसर जो है तैनात किया जा सकता है आरओ की जगह पे। आरओ कौन होता है? तो ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर होता है, रिटर्निंग ऑफिसर होता है, सॉरी रिटर्निंग ऑफिसर होता है, ठीक है। तो ये स्क्रूटनाइज करता है नॉमिनेशन वगैरह कैंडिडेट के, ठीक है। और इसका काम क्या होता है डिस्ट्रिक्ट वाले का? तो ये डे टू डे इलेक्शन जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी तो तामझाम फैला होता है, तो उसको मैनेज करने का काम डीआरओ का होता है, इसी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का होता है। ये उससे छोटा होता है रिटर्निंग ऑफिसर, और ये जो है इसका काम होता है स्क्रूटनाइज करना नॉमिनेशन वगैरह जो कैंडिडेट के आ रहे हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से, ठीक है। तो उसको स्क्रूटनाइज वगैरह करना, और सीलिंग वगैरह जो है सेफ कस्टडी रखना ईवीएम वीवीपैट वगैरह की, रिलेटेड डॉक्यूमेंट वगैरह की, ये इसका काम है, ठीक है। एक फिर ऑब्जर्वर होता है, ठीक है। और ऑब्जर्वर जो है वो अगर हम बात करें तो वो इसकी हिरार्की में कहीं पे आता नहीं है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंटली जो है ईसीआई को रिपोर्ट सबमिट करता है, ठीक है। जैसे जनरल ऑब्जर्वर हो गए, पब्लिक ऑब्जर्वर हो गए, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हो गए, ये सब ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों हरकतों को एक एक, ठीक है। जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को देखभाल करना, पुलिस डिप्लॉयमेंट को देखना, कंडक्ट ओवरऑल इलेक्शन कैसा जा रहा है, पोल में प्रिपेयरनेस कैसे हो रही है, एक्सपेंडिचर कौन कितना ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है देखता है, और उसके लिए करेक्टिव जो मेजर्स होते हैं वो भी जो है उठाता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है ये बूथ इंचार्ज होता है, पीओ इसको कहते हैं, ठीक है। इसको डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर नियुक्त करता है, ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। और ये इंचार्ज होता है पोलिंग स्टेशन का, ठीक है। कोई भी पोलिंग स्टेशन है तो उसका ये जो है इंचार्ज होता है, ठीक है। ये जो है सील हैंड ओवर वगैरह जो है करता है आरओ को, ईवीएम वीवीपैट वगैरह। उसके बाद फिर एक पोलिंग ऑफिसर और होता है, ठीक है। ये था प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये होता है पोलिंग ऑफिसर, इसको बूथ स्टाफ कहते हैं, ठीक है। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर को जो है रिपोर्ट करता है, ठीक है। इसमें भी जो है फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर होता है, सेकेंड पोलिंग ऑफिसर होता है, थर्ड पोलिंग ऑफिसर होता है, ठीक है। और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब आप ये मान के चलिए कि ये कोई छोटा काम नहीं है। आप ज़रा स्वयं आ जाइए इस मुद्दे पे, ये बहुत बड़ा काम है पूरी डेमोक्रेसी के जो है इलेक्शन कराना, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ठीक है। आसान काम नहीं है। तो पहले इलेक्शन नोटिफिकेशन आती है, ठीक है। और उसके बाद जो है नॉमिनेशन होता है, कैंडिडेट अपना अपना नाम जो है नामित करते हैं। उसके बाद जो है फिलिंग नॉमिनेशन वगैरह चलता है, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जो है पेपर जो है फिल किया जाता है आरओ के सामने, टाइम पे उसका जो है ये अलॉट होता है, ठीक है। और एक कैंडिडेट चाहे तो जो है 4 नॉमिनेशन कर सकता है, पेपर दे सकता है सेम कॉन्स्टिट्यूंसी में। कारण क्या है, हो सकता है रिजेक्ट हो जाए कोई सा, ठीक है, इसलिए।
कैंडिडेट को जो है ये सारी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं कि उसके पास कितना एसेट है, लायबिलिटी है, क्रिमिनल एंटीसेंट क्या है, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, और पैन और ITR वगैरह देनी पड़ती है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित है तो 1 प्रपोजर होना चाहिए, ठीक है, और वो उसी जगह से जो है इलेक्टर भी होना चाहिए जो प्रपोज कर रहा है। अगर मान लो साइन नहीं कर पा रहा तो थंब वगैरह ले सकते हैं। वैसे भी आज के पढ़े लिखे ज़माने में अंगूठे ही काम आता है, बेकार पढ़ाई की, फेंक दो डिग्रियाँ। सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी होता है, जैसे लोकसभा में 25,000 होता है, 10,000 असेंबली में होता है, SC ST के लिए थोड़ा कम है। और अगर आप जो है फेल हो जाते हो 1/6 वोट को जो है सिक्योर करने में, टोटल जो वोट पोल किए गए, तो आपका जो है ये सिक्योरिटी, मतलब जिसको नहीं कहते हैं कि जमानत जब्त हो गई, तो यही इसी शब्द को कहा जाता है कि जमानत जब्त हो गई, मतलब कि इतना भी वोट नहीं आ पाया कि जो है जमानत भी मिल जाती वापस, ठीक है। तो यही बस शब्द होता है, जमानत जब्त हो जाना, ठीक है। तो उसके बाद स्क्रूटनी होती है, ठीक है, जांच होती है, रिटर्निंग ऑफिसर जो है स्क्रूटनी करता है, चेक करता है, और ग्राउंड चाहे तो वो जो है रिजेक्ट भी कर सकता है अगर जो है प्रपोजल उतने नहीं थे, डिपॉजिट नहीं किया गया, एफिडेविट मिसिंग है, ठीक है, या फिर कैंडिडेट डिस्क्वालीफाइड है किसी ग्राउंड पे, या जो है सिग्नेचर जो है वो फोर्जरी में किए गए, जेन्यून है ही नहीं, तो ये कई ग्राउंड हो सकते हैं, ठीक है। और इस समय जो RO है ना, उसके पास सिर्फ प्रशासनिक काम नहीं है, वो क्वासी जुडिशियल फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है, वही चेक कर रहा है सारी चीज़ें, तो बहुत ताकत होती है इस समय, हम बता रहे हैं तुम्हें। विड्रॉल कैंडिडेट चाहे तो वो कर सकता है सेक्शन 37 के अनुसार, ठीक है, और इसके लिए लास्ट डेट एक की जाती है फिक्स, ठीक है, और वो चाहे तो कैंडिडेट हटा सकता है अपना नाम। और उसके बाद दोस्तों फिर जो है पोल होते हैं, ठीक है, और जो है पोलिंग स्टार्ट हो जाती है, और पोल होने के बाद फिर पोलिंग स्टेशन पे जो है ये सारी प्रक्रिया जो है जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो सारी चीज़ें देखता है। फिर उसके बाद उसने निचले वाले मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है, और फिर जो है आपको पता है कि नंगा नाच शुरू हो जाता है 20 कन्याओं के द्वारा टीवियों पे, ठीक है, और फिक्सिंग टाइम फॉर पोल का भी जो है टाइम वगैरह जो है फिक्स किया जाता है। जैसे इस समय बहुत डिबेट ये थी कि जो है वोट जो पढ़ते हैं उसको लाइव कर देना चाहिए, और वोट जो पढ़ते हैं उसमें जो है कहीं फर्जी वोट तो नहीं पड़ गया तो उसको जो है CCTV दिखानी चाहिए। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया, कहा कि जो है प्राइवेसी का मामला है, जैसे वहाँ पे जो है सब ऐसे जा रहे हो, मतलब जो है सब कि चलो भैया जैसे वहाँ पे, अरे मतलब बकवास वाली आर्गूमेंट है, जब प्रूफ के लिए मांगा जा रहा है तो दिखा दो, क्यों तुमने CCTV डिस्ट्रॉय कर दिया, CCTV दिखाने में क्या जाता है, कौन सी इसमें प्राइवेसी तुम्हारी छीन हो जाएगी, हमें यही पहले बता दो। तो फिर पोलिंग आवर होते हैं, ठीक है, तो इलेक्शन फिर वोट पड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें इस बार आरोप ये लगा था कि वोटिंग एकदम लास्ट समय पे बहुत वोट क्यों पड़ते हैं, तो ये चिंता की बात थी, ठीक है। और जब वोटिंग होती तो उसके पहले 48 घंटे पहले साइलेंस पीरियड घोषित हो जाता है, ठीक है, साइलेंस पीरियड, शांति, और उस समय जो है बहुत होश में रहना पड़ता है सबको, ठीक है, किसी प्रकार का ऊट पटांग हरकत ना करें, नहीं तो अंदर डाल दिए जाओगे। हथियार वगैरह जो होते हैं ये भी मैं आपको बता दूं, वो जमा करने पड़ते हैं, जैसे अगर आपके पास लाइसेंसी है, ठीक है, मान लो हथियार वगैरह हैं तो उनको भी जो है आपको जमा कराना पड़ता है, ठीक है, सब हथियार वगैरह जमा हो जाते हैं ताकि कोई वायलेंस वगैरह ना हो, ठीक है। तो सब सुरक्षा के मद्देनज़र किया जाता है। और जैसे पोलिंग हो जाती है तो वो साइलेंस पीरियड 48 घंटे पहले जो लगा था वो ख़त्म हो जाता है। आवर्स चाहें तो वो वेरी भी कर सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है उस समय पे। तो सिक्रेसी काफ़ी मेंटेन की जाती है, ठीक है, और सिक्रेसी ही होनी चाहिए, और अगर जो है ऐसा नहीं किया तो वायलेशन हो जाएगा, पनिशमेंट मिलेगी। वोटर की प्राइवेसी मेंटेन हो, फ्रीडम ऑफ चॉइस हो, सबको जो है चुनने की, फ्री और फेयर इलेक्शन हो, ठीक है। PUCL का एक मामला था यूनियन ऑफ इंडिया का, इसमें कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू वोट इन सिक्रेसी इज इंटीग्रल टू द फ्री एक्सप्रेशन ऑफ चॉइस एंड लिंक इट विद द आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास ए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। द जजमेंट लेड टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द नोटा
यानी कि कोई अगर चाहे तो नोटा की बटन वही दबा सकता है, वो भी एक प्रकार की चॉइस है। POCL का एक केस है, फिर उसके बाद नोटा आपको देखने को मिली, ठीक है। और 1% 1 वोट का अक्सर जो है ये विवाद का मुद्दा रहता है कि हमारे देश में 1% 1 वोट है ही नहीं, इक्वालिटी है ही नहीं, ठीक है। अब ये वही मुद्दा है कि जो है मतलब अब इसको कहने का कारण क्या है, तो कारण सीधा से ये मान के चलिए, ठीक है, कि जैसे RC पोदियाल का जो है केस है, इसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और रिप्रेजेंटेटिव डेविएशन स्पेशल क्लास रूलिंग दैट मैथमेटिकल इक्वलिटी इज नॉट मैंडेटरी द फ्रेज एज नियरली एज मे बी। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि जो है पूरी इक्वलिटी जो है सब में होनी चाहिए, सब नागरिकों का वोट इक्वल हो जाए, ये कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ी ना है। जितना हो सके उतना पर्याप्त इक्वलिटी हो जाए, चाहे वो पॉपुलेशन, ज्योग्राफी या एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पे। अब यही में लड़ाई मचा रहता है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, नॉर्थ वालों को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है तो नॉर्थ पॉलिटिकल पावर बन जाता है, साउथ उतना बन नहीं पाता है। अच्छा, सेक्शन 172 BNS का कहता है, भारतीय न्याय संहिता का कहता है कि किसी भी प्रकार का पर्सोनेशन अगर आप इलेक्शन में करते हो, ठीक है, वोटिंग के नाम पे, ठीक है, तो जो है क्या कह रखा है, पर्सोनेशन एट द इलेक्शन मीन्स अप्लाइंग फॉर अ वोटिंग पेपर आर वोटिंग इन द नेम ऑफ अनदर पर्सन। मतलब जो है कोई व्यक्ति मर गया है और उसके बिहाफ पे जो है अगर आप जो है वोटिंग करने का प्रयास करते हो तो आपको जेल हो सकती है 1 साल की, या फाइन, या दोनों से दंडित किया जा सकता है सेक्शन 174 के अनुसार, ठीक है। और इसी याद रखिएगा, काउंटिंग जो है इलेक्शन में अगर हम बात करें तो काउंटिंग जो है फिर स्टार्ट होती है, फिर काउंटिंग चलती है, उसके बाद जो है ये सब मैं बता ही चुका हूँ। और अच्छा, एक बात और जान लीजिए, क्या 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 यहाँ पे जो है ऊपर आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हिरार्की, मैंने आपको बता दी है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बताया था, उसके पास एक फॉर्म होता है, फॉर्म 17C। अब ये फॉर्म मैं क्यों ज़्यादा ध्यान से बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर ये कई बार करंट अफेयर या न्यूज़ में रहता है, तो आपको समझ आना चाहिए फॉर्म 17C होता है क्या। इसमें ये होता है कि नंबर ऑफ इलेक्टर्स असाइंड एंड टोटल वोट्स पोल्ड, यानी कितने इलेक्टर्स ने जो है नंबर को नहीं, कितना नंबर जो है इलेक्टर्स का है जिसने असाइन किया, और टोटल वोट्स कितने पोल किए गए, सीरियल नंबर जो है EVM का और VVPAT जो यूज किया गया वो क्या है, और सिग्नेचर पोलिंग एजेंट का जो है उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक। वगैरह इसका पूरा प्रोसेस होता है। EVM की मशीनें सब पहले चेक की जाती हैं ताकि उस दिन जो है कोई ख़राबी ना हो, और उनको बाकायदा सील करके लॉक करके रख दिया जाता है हाईली सिक्योरिटी में, ठीक है। और ये चीज़ है, सिक्योर स्टोरेज होता है, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। और उसमें किसी प्रकार का मतलब इंटरनेट से कनेक्शन उसका नहीं होता है। उसके पीछे कारण ये है कि इंटरनेट से कनेक्शन का मतलब है कि दुनिया से आप कनेक्ट हो गए, तो फिर दुनिया से कनेक्ट होने के चक्कर में आप मशीन में भी पहुंच सकते हो EVM वाली में, तो इसलिए जो है कनेक्शन किसी प्रकार का इंटरनेट से होता नहीं है EVM मशीनों में, ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है और कि इंटरनेट से कनेक्ट होने का मतलब है कि कोई भी इंटरनेट में घुस करके वहाँ पे पहुँच सकता है। फिर उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट होती है वोटिंग की, ठीक है। उसके बाद जो है RO जो है काउंटिंग सेंटर मौजूद होता है, और जो फालतू के लोग हैं उनको एंट्री रिस्ट्रिक्ट होती है, और जो है RO और काउंटिंग स्टाफ मौजूद होता है, ठीक है। कंटेस्ट वाला कैंडिडेट होता है, ठीक है, उनके काउंटिंग एजेंट वगैरह होते हैं, ऑब्जर्वर होता है, मीडिया होता है, सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं, CCTV की निगरानी होती है, और ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो सील कवर में होता है, ठीक है। पुलिस एस्कॉर्ट होता है पूरा। और एक चीज़ और भी है कि VVPAT जो है वो ज़रूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी डायरेक्शन ECI को दी है कि एक VVPAT की स्लिप जो है होना जरूरी है। अब ये क्या है, मतलब VVPAT, देखो EVM में तुम्हारा वोट पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। VVPAT क्या होती है कि जैसे मान लो कई बार कोई लोग कह दे कि नहीं, कहते हैं कि हमने BJP को वोट डाला लेकिन वो जो है कांग्रेस में चला गया, या कांग्रेस वाला कह दे कि कांग्रेस में वोट डाला वो BJP में चला गया, वेरीफाई कैसे होगा। तो उसके लिए क्या होता है कि एक वोट डाल के दिखाया जाता है, देख लिया जाता है पहले कि ये हमने वोट डाला, ये पर्ची कटी और ये फला नाम की ही निकली, कि BJP को दिया तो BJP की ही निकली,
ठीक है। तो ये रैंडम जो है पोलिंग स्टेशन जो है पहले कर लिया जाता है, ठीक है। और ये मान लो अगर कोई कहता है कि हम ईवीएम से सेटिस्फाइड नहीं है, तो भैया ये जो है अपना गिन लो बैठ करके आराम से, शाम तक गिनो, ठीक है। और पोलिंग स्टेशन वाइज जो है ये रिजल्ट वेरीफाई किए जाते हैं 17C से, ठीक है, 17C में, जहाँ पे जो है पूरा डेटा जो सबमिट किया गया था जिस समय जो है वो जब वोटिंग हुई थी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के समय, ठीक है। तो उसने जो है जिसको मेंटेन किया था फॉर्म 17C को, ठीक है। तो फॉर्म 17C को जो है मैच किया जाता है, फाइनल रिजल्ट जो है फॉर्म 20 से जारी किए जाते हैं, फॉर्म 20 से फाइनल रिजल्ट जारी कर दिए जाते हैं। तो पोलिंग स्टेशन का जो अकाउंट होता है वो फॉर्म 17C होता है, जिसमें जो है कंटेन होता है टर्न आउट, सीरियल नंबर होता है मशीन का, सीलिंग की डिटेल होती हैं, ठीक है। और ये साइन की जाती हैं, जो फॉर्म 17C है उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर साइन करता है, काउंटिंग सुपरवाइजर साइन करता है, पोलिंग एजेंट साइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट जो है फॉर्म 20 से जो है निकलता है, और ये ऑफिशियल रिटर्न ऑफ इलेक्शन है, ठीक है। और उसके बाद फिर मीडिया वीडिया में जो है जोड़ दंगा मचता है, फिर जो है एक पार्टी यही चिल्लाएगी कि भैया जो जो गड़बड़ हुई वो सब जो है वोटिंग जो ईवीएम थी उसको हैक कर लिया गया था, और अगर जीत जाते हैं तो फिर सब चंगा सी, कोई गड़बड़ नहीं था, सब बढ़िया था, कोनो दिक्कत नहीं। तो फिर इस प्रकार की जो है वहीं पे जो कुछ ढंग के नेता होते हैं वो कह देते हैं कि जनमत हमें स्वीकार है, मेहनत करेंगे दोबारा फिर आएंगे। ये जो है शोक संवेदना होती हैं, फिर जो है सब चलता है, ठीक है। और लड्डू चलते हैं, आगे का पटकथा तुम्हें पता ही होगी, अब हम क्या बताएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आगे बढ़ते हैं, शायद कुछ नया मिल जाए। तो तो जो है, अच्छा एक चीज़ और समझ लो, आर्टिकल 329B क्या कहता है। ये कहता है कि नो इलेक्शन टू पार्लियामेंट आर स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एक्सेप्ट बाई एन इलेक्शन पिटीशन प्रेजेंटेड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाई द लॉ। यानी कि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो इलेक्शन पिटीशन से ही आप जो है इसको राइज करोगे, ठीक है, इलेक्शन पिटीशन से। और उसको मैनर क्या होगा वो लॉ डिफाइन करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये जो है एक्सक्लूड कर देता है ऑर्डिनरी रिट या सिविल जुरिडिक्शन, क्षेत्र अधिकार को जो है वो लिमिट कर देता है, ठीक है। और ये जितने भी डिस्प्यूट हैं वो इलेक्शन के बाद ही लिए जाएंगे, ठीक है, इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। और ये पिटीशन जो है कोई इलेक्टर या कोई एनी इलेक्टर जो है कॉन्स्टिट्यूंसी का फाइल कर सकता है पिटीशन को। और पिटीशन जो है इलेक्शन होने के 45 दिनों के अंदर, 45 डे के अंदर होनी चाहिए। और हाई कोर्ट जो है, जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जो है जिसका होता है, ठीक है, वही इलेक्शन पिटीशन को जो है लेगा, ठीक है। और वही जो है ओरिजिनल जुरिडिक्शन भी लेगा सेक्शन 80A के तहत, ठीक है। उसी के अंदर पावर आती है। जैसे हाईकोर्ट ने जो है राजनारायण इंदिरा गांधी का केस जो था 1975 का था, तो हाईकोर्ट का मामला, तो हाईकोर्ट के पास ही है। और सेक्शन 83 क्या कहता है, वो कहता है कि किसी प्रकार की पिटीशन, ठीक है, और सिक्योरिटी फॉर कास्ट, ये चीज़ें हो चुकी। NP पुन्नोस्वामी रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्शन पिटीशन से ही सारी चीज़ें होंगी, याद रखिएगा। और इलेक्शन के बीच में नहीं चें चाँ करोगे, ठीक है। और उसके बाद हाई कोर्ट जो है फिर जज वगैरह अपना जो है मामला देखते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल इंदिरा गांधी राजनारायण का केस है। हाई कोर्ट चाहे तो उसको इलेक्शन को डिक्लेयर 0 कर सकता है, शून्य, ठीक है। और करप्ट प्रैक्टिस या कुछ ऐसा गलत हरकत उसमें हुई है, ठीक है, इसके आधार पे कर सकता है। वो चाहे तो जो है डिसमिसल कर दे पिटीशन को,
वो चाहे तो जो है उसको वाइड कर दे, ठीक है। तो ये हाई कोर्ट के पास ताकत है। चलिए जो है ये सारी चीज़ें हो गई। ये जो है आपका इलेक्शन का जो प्रोसेस है क्या रहता है राज्यसभा में, ठीक है। तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन वगैरह हैं राज्यसभा से रिलेटेड, राज्यसभा का इलेक्शन वगैरह, ठीक है। और ये जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, ये कोटा पूरा सिस्टम है। ये आपको जो है हमारी बुक में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। पंचायत म्यूनसिपैलिटी वगैरह पढ़ा ही चुका हूँ पंचायत वाले में। म्यूनसिपैलिटी ये भी पढ़ा चुका हूँ। हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है इलेक्शन में, तो मॉडल ऑफ कंडक्ट को जो है बढ़िया से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, पावर नहीं दे रखी है इलेक्शन कमीशन को, ठीक है। पैसे का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। मनी पावर मसल पावर खूब चलता है और कोई उस पर जो है रोक छोक उतना हो नहीं पाती है। पैसा नाप शनाप खर्च होता है इलेक्शन पे, किसी के पास कम पैसा है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है। पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन होता है, ठीक है। 46% हमारे एमपी जो है वो कोई ना कोई आरोप लगा हुआ उनके ऊपर। एडीआर की रिपोर्ट ये कह रही है। और कैंडिडेट जो होते हैं वो ज़्यादातर जैसे कहा जाता है कि जो सबसे गलत काम करके आया होगा वही पॉलिटिक्स में आ जाता है, मतलब चोर चपाटी टाइप के जो लोग हैं वो जो है उनके लिए पॉलिटिक्स से अल्टीमेटली रास्ता होता है बचने का, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है, मैंने कह रहा हूँ, मतलब कुछ लोग अच्छे भी आ जाते हैं, ठीक है। तो रोल की भी जो प्रॉब्लम बनी रहती है, जैसे जब भी एसआईआर वगैरह जैसे बिहार में हुआ तो यात्रा निकली दुनिया की जो है, तो जब भी रिवीजन होता है तो उसमें बवाल खड़ा होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का दुरुपयोग होता है, ठीक है, इलेक्शन के समय पे, ठीक है। जैसे जो पार्टी सत्ता में होती है उसका दुरुपयोग करती है, पैड न्यूज़ चलाई जाती हैं, ठीक है। और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, मिस नहीं डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, ठीक है। दुष्प्रचार किया जाता है, गलत सलत प्रोपोगेंडा चलते हैं, ठीक है। और एल्गोरिथम भी जो है सोशल मीडिया का जिम्मेदार है इसमें। इलेक्टोरल टेक्नोलॉजी जो है उसका कंसर्न बना रहता है, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा। तो टेक्नोलॉजी जो है उसमें कहा जाता है कि जो इसको और ठीक किया जाए, ठीक है। 100% वीवीपैट की जो है काउंटिंग की जाए, ठीक है, ये कहा जाता है। वीक इन्फोर्समेंट है एमसीसी का, बूथ लेवल पर प्रॉब्लम हो जाती है, बूथ कैप्चरिंग, ठीक है, वगैरह। डाइवर्सिटी कम है, वुमेन का नहीं है, और जो मार्जिनाइल लोग हैं। हाई कास्ट पड़ती है पॉलिटिक्स में, तो हर कोई खड़ा भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और कुछ ही परिवार तक जो है पॉलिटिक्स सीमित है, ये भी हमारे देश की समस्या है, ठीक है। तो ये समस्या है बड़ी। और रैपिड डिजिटल हो रहा है सब चीज़ें, तो कैसे जो है नया व्यक्ति लड़ेगा इलेक्शन। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड पहले चलते थे, ठीक है, उनको इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो स्कीम है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। वोटर का अधिकार है कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने दिए, कितना पैसा कहाँ से आया, ये सब दिखना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का एक बढ़िया निर्णय था। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, तो पार्टी को अगर आप पैसा देना चाहते हो तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पहुंचा सकते हो, ठीक है। ये तरीका लाया गया था। और ठीक है, और जो है रिफॉर्म यही कहे जाते हैं कि जो है कैंडिडेट का जो है पूरा डिस्क्लोजर हो, जितना पैसा ऐसा जो कुछ पेनल्टी एफिडेविट वगैरह सब कुछ जो है डिस्क्लोजर होना चाहिए कैंडिडेट का पब्लिक डोमेन में। और फिर उसमें प्राइवेसी का भी मामला आ जाता है। और जो एमसीसी है उसको जो है स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को। और वीवीपैट का जो वेरिफिकेशन है उसको बढ़ाएं, ठीक है। सीक्रेसी के जो सेफगार्ड हैं उनको जो है स्ट्रिक्ट करें।
और डोनेशन में जो है ट्रांसपेरेंसी लाएं। डोनेशन में ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये हुआ जा करके कि जो चंदा धंधा मॉडल नहीं चलता है, हालांकि हो तो कुछ लेवल तक चुकी है, और भी चलते होंगे। और अब दोस्तों इलेक्टोरल में जो है कुछ रिफॉर्म की जो है कुछ कमेटी हैं, उनकी जो है बात सुन लेते हैं। जैसे बोरा कमेटी एक बनी थी 1993 में, ठीक है, उसने कुछ बताया था। क्या बताया था? बोरा कमेटी, उसने कहा था द कमेटी डॉक्यूमेंटेड एज अ डीप क्रिमिनल पॉलिटिक्स ब्यूरोक्रेट नेक्सस डिस्क्राइबिंग पैरेलल गवर्नेंस। मतलब क्या होता है कि पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेट के बीच एक नेक्सस बन जाता है, ठीक है, क्रिमिनल नेटवर्क बन जाता है सेवरल क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में। तो वहाँ क्या होता है, अधिकारी और नेता सब मिल के काम करने लगते हैं, ठीक है। उसमें जो है प्रोसिक्यूशन होता है, मार कटाई वगैरह होती है, ठीक है। तो इसने ऑर्गेनाइज जो क्राइम है पूरा, जो नेक्सस एक बनता है, उसको हाईलाइट किया। ला कमीशन की रिपोर्ट नंबर 170 की अगर हम बात करें तो उसने कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क होना चाहिए इलेक्टोरल लॉ रिफॉर्म का, ठीक है, जिसमें डिस्क्लोजर जो है कैंडिडेट का बैकग्राउंड का हो, हालांकि अब तो होता भी है, ठीक है, लेकिन पूरा मतलब अच्छे से हो जाए। और उसके बाद ये सुधार भी तो हुए हैं, जो डिस्क्लोजर वगैरह और वेरिफिकेशन हो एफिडेविट का जो उसने भरा है, और पावर जो है इलेक्शन कमीशन की बढ़ाई जाए, ठीक है। और फिर हम बात करें तो जो है 2001-2010 का जो है ECI और एक्सपर्ट की रिकमेंडेशन है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैचुरी रिफॉर्म बहुत किए जाएं, जैसे क्लीन इलेक्टोरल रोल बने, ठीक है, और स्ट्रिक्ट एफिडेविट वेरिफिकेशन हो, जैसे कुछ भी नहीं लिख के दे दिया, पूरा वेरिफिकेशन वगैरह हो उसका। मॉनिटरिंग इलेक्शन एक्सपेंडिचर की हो, ऐसा ना हो कि अंधाधुंध पैसा खर्च हो रहा है, एक पार्टी खर्च ही नहीं कर पा रही। लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए ना। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ऑटोनॉमी ज़्यादा मिले प्रशासन को जो है। और हालांकि इनको कंसोलिडेट किया गया 2016 के बाद। और 2014-2015 की लॉ कमीशन की रिपोर्ट देखिए, इसमें कहा कि क्रिमिनलाइजेशन जो पॉलिटिक्स का है उसको एड्रेस किया जाए। आपको पता है कि ये पहले भी कहा जा चुका है। और इंटरनल पार्टी जो डेमोक्रेसी जो है उसको भी मेंटेन किया जाए, उसको एड्रेस किया जाए। इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जैसे चाचा भतीजा ही लड़ रहे हैं, ठीक है, एफिडेविट का मिसयूज को जो है रोका जाए। और ECI को जो है कंसोलिडेट किया जाए, ठीक है। 2017-18 का है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड। यहाँ पे जो है इंट्रोडक्शन होता है इलेक्टोरल बॉन्ड का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। आप कोई भी डोनेशन जो है पार्टी को देना चाहें दे सकते हो। और पहले ये इसका नाम नहीं उजागर होता था, लेकिन 2024 के जजमेंट के बाद होने लगा। मतलब ट्रांसपेरेंसी, वोटर का अधिकार जानना किसने दिया पैसा पार्टी को। 15 फरवरी 2024 को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट की डिक्लेयर कर देती है। दोस्तों, क्रिमिनलाइजेशन हमारे देश में पॉलिटिक्स के क्या कारण है? पहला चीज़ तो ये है कि सेक्शन 8 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का है वो सिर्फ जो है कन्विक्शन पे लगता है, ठीक है, चार्ज फ्रेम होने पे जो है नहीं लगता है। मतलब जब तक आप कन्विक्ट नहीं हो तब तक आप दुल्ले ओ, ठीक है। और ये चीज़ है। मनी पावर तो वो सबको ही पता है, और ये सब चीज़ें बता चुका हूँ, मनी पावर वगैरह वगैरह। अब थोड़ा सा 2024 का जो इलेक्शन था उस पर नज़र डाल लेते हैं, ठीक है, क्या डेटा वगैरह रहा। तो 2024 का इलेक्शन जो था उसमें दोस्तों जो है अगर हम बात करें तो इस तारीख से इस तारीख के बीच में हुआ 18th लोकसभा इलेक्शन था। इसमें टोटल वोटर इतने थे, जो वोट देने गए वो इतने थे, यानी कि ऑल इंडिया वोट जो वोटर टर्नआउट रहा 66% रहा, वोट डाले गए। सीट जो है वो 543 थी, और मेजॉरिटी जो मार्क था वो 272 था। और भारतीय जनता पार्टी को मिलती हैं 240 वोट, 99 सीट मिलती हैं INC को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो NDA BJP अलायंस करके 293 सीटें बना लेती है, और फाइनली PM जो है आ जाते हैं। हम तो झोला उठा के चल पड़ेंगे, ठीक है। और रीजनल पार्टी के साथ जो है वो शेयरिंग होती है, जैसे आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, नहीं सॉरी, जो BJP है ना वो अकेले दरअसल नई मेजॉरिटी मार्क को छू पा रही थी, तो वो गठबंधन कर लेती है, ठीक है। और नीतीश बाबू आपके हुए, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का तो वही
इलेक्टोरल प्रोफाइल जो है 18th लोकसभा की जो है 74 वुमेन जो है इलेक्ट हुई, जो कि 13.6% है टोटल हाउस का। ठीक है, तो कोलिशन गवर्नेंस ज़्यादा हमारे देश में चल रही, इस बार मेजोरिटी नहीं मिल पाई। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आरपीए एक्ट 1950 और 1951 को जो है थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि जो है किस आधार पे आपको आउट डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, जैसे अच्छा, आरपीए एक्ट जो 1950 है उसमें जो है ज़्यादा चीज़ें सब मतलब जो है मेन बातें हैं, जैसे प्रोसीजर बारे में। ठीक है, और जो कंडक्ट वगैरह है। ठीक है, जो बेसिक बातें होती हैं वो आरपीए एक्ट 1950 में है। 1951 जो है वो काफ़ी डिटेल में डील करता है, जैसे क्वालिफिकेशन कैंडिडेट की क्या होगी, मेंबर की। ठीक है, डिसक्वालिफिकेशन का ग्राउंड क्या होगा। ठीक है, तो उसमें जो है करप्ट प्रैक्टिस, करप्शन या डिसलॉयल्टी स्टेट के खिलाफ, या सेंटर से साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट कोई कर रखा है वर्क या सर्विस का, या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है आप जो है गवर्नमेंट के अंदर होल्ड करते हो, तो ये सब इन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा करते हैं। या जो है आप दिवालिया हो, या जो है आपने नागरिकता खो दी है। ठीक है, और जिसका इलेक्टोरल रोल में जो है नाम होगा वही जो है इंटाइटल होगा वोट करने का। वोट अगर जब जेल में हो, या मान लो सिर्फ जेल में हो, ट्रायल चल रहा है, तो आप वोट नहीं कर पाओगे, जबकि कंटेस्ट इलेक्शन को कर सकते हो। वाह नेताजी वाह। एफिडेविट हर नेता जो है फाइल करता है, जिसमें वो अपने क्रिमिनल केस बताता है, अपने बारे में बताता है, प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, फॉर्म 26 भर के। अगर वो नहीं फाइल करता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म जो भरा था उसने नॉमिनेशन के लिए। इलेक्शन एक्सपेंस के ऊपर अगर हम बात करें तो सेक्शन 77 आरपी एक्ट 1951 का डील करता है। कहता है ये कि सेपरेट और करेक्ट अमाउंट जो है अकाउंट जो है इलेक्शन रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है उनका मेंटेन करें, और मैक्सिमम एक्सपेंडिचर फिक्स किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है, नोटिफिकेशन के द्वारा। और अगर आप ये एक्सपेंडिचर को हाइड करते हो, छुपाते हो, तो डिस्क्वालीफाई का ये ग्राउंड बन सकता है। और अक्सर ये जो है गलत झूठा जो है भर दिया जाता है। तो इसी की तो बात हो रही थी कि एफिडेविट की चेकिंग हो, कि सही से सख्ती से चेकिंग होनी चाहिए कि कितना खर्चा किए हो, तो फर्जी से भर देते हैं। इलेक्शन डिस्प्यूट जो है इलेक्शन पिटीशन के द्वारा ही होते हैं। हाई कोर्ट जो है इसमें निर्णय करेगा। 15-45 दिनों के बाद जो है भरना पड़ता है इलेक्शन होने के बाद। हाईकोर्ट चाहे तो जो है इलेक्शन को वॉइड कर सकती है, या जो दूसरा कैंडिडेट हार गया है या किसी कारणवश कुछ ऐसा लग रहा है हाईकोर्ट को, उसको चाहे तो जितवा सकती है। ठीक है, या दोबारा पोल करवा सकती है। करप्ट प्रैक्टिस क्या होती है, जैसे रिश्वत लेना, अनड्यू इन्फ्लुएंस जताना, कोई धमकी या ज़बरदस्ती, या जो है पर्सोनेशन करना, फर्जीपना करना, या जो है वोटर को इलीगल तरीके से जो है कुछ करना, या जो है फॉल्स स्टेटमेंट बनाना करेक्टर के बारे में, किसी कैंडिडेट के बारे में, या जो है रिलीजियस कास्ट या कम्युनिटी को जो है इन्फ्लुएंस करने के लिए, वोट करने के लिए पॉलिटिक्स करना। ठीक है, तो ये सब करेक्ट प्रैक्टिस में आती हैं, और इसी पे क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में, याद रखिएगा। या आप हमारी बुक मैं आपको फिर याद दिला दूँ, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। ठीक है, 99 रुपये में पूरा आपका जो है प्रीलिम्स और मेंस का कोर्स कवर इसमें सिलेबस है। सेक्शन 128 जो होता है वो जो है प्रोहिबिट करता है कि कोई भी जो है कैंडिडेट के इंटरेस्ट में जो है काम ना करे इलेक्शन ऑफिशियल। ठीक है, सेक्शन 129 कहता है कि वो ब्रीच के बारे में है कि अगर जो है ऑफिशियल अपना ड्यूटी में जो है
जो है उसका इलेक्शन से किसी प्रकार का जो है मतलब अपनी जो इंटीग्रिटी है उसको बना कर रखे, और ये चीज़ें हैं। पेनल्टी भी जो है बूथ कैप्चरिंग अगर आप करते हो, ठीक है, ज़बरदस्ती वोटिंग डलवाने का मतलब फर्जीवाड़ा चलाते हो तो वो पनिशेबल अपराध है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये देख लीजिए कि करप्ट प्रैक्टिस और इलेक्टोरल ऑफेंस में डिफरेंस क्या होता है। करप्ट प्रैक्टिस दोस्तों जो है स्पेसिफाइड एक्ट है वोटर को इन्फ्लुएंस करने का, जैसे रिश्वत देकर, धमकी, झूठी स्टेटमेंट करेक्टर पे बना करके, ये सेक्शन 123 में अपराध है। इलेक्टोरल ऑफेंस ऐसे होते हैं जैसे जो है ये एक बड़ा क्राइटेरिया है, इसमें जो है बहुत सारे आपके क्रिमिनल एक्ट आ जाते हैं, ठीक है, जैसे टेम्परिंग करना, बूथ कैप्चरिंग करना, ऑफिशियल मिसकंडक्ट। करप्ट प्रैक्टिस में आपका इलेक्शन जो है वो शून्य हो सकता है, कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो सकता है। इलेक्शन ऑफेंसेस जैसे जो है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करना, नहीं, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन आपका हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन लग सकता है, इलेक्शन भी आपका वॉइड हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये नॉन स्टैचुरी गाइडलाइंस हैं, ठीक है। ये कहा जाता है कि इसको स्टैचुरी बना दो, लॉ से पारित करवा दो, सख्त सजाएं रख दो, और इलेक्शन कमीशन में जैसे ताकत आएगी सब सुधर जाएंगे, ठीक है। तो ये ज़रूरत है। हालांकि इसका अलग भी आर्गूमेंट है कि ऐसा ना हो कि जो है पूरा जो है लंका लगा दे पार्टियों की, ठीक है। ये कुछ डिबेट हैं जो आपको हमारी बुक में मिल जाएंगी, इसीलिए कह रहा हूँ ये बुक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए लिखी गई है, ठीक है। ये जो आप मार्केट में देखते हो ना, ये उससे कईयों लेवल के ऊपर बुक है, और आप इसको परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर मिल रहा होगा। दूसरा डिबेट ये रहता है कि जो है डिस्क्वालिफिकेशन तुरंत हो जाना, जैसे मान लो जो है सज़ा, मान लो जो है अभी अपील का दरअसल मौका है, दरअसल जैसे मान लो नीचे वाली अदालत ने किया, हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से नहीं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पहली बार ही किसी अदालत ने अगर मान लो डिसीजन दे दिया कि तुम्हें 2 साल की ज़्यादा सज़ा होगी, उसी समय आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इमीडिएट हो जाते हो। तो ये एक विवाद का मुद्दा रहता है कि ऐसा क्यों है, कन्विक्ट तो अभी हुए नहीं हैं, ठीक है। जैसे राहुल गांधी का केस था अभी 2024 तरफ। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एंड जुडिशियल रिस्ट्रेंट, वोटर का राइट है जानने का, एफिडेविट क्लोजर से रिलेटेड डिबेट, और इलेक्शन मैनिफेस्टो फर्जी जो है वादे कर दिए जाते हैं। कास्ट बेस्ड रैली जो है उत्तर प्रदेश में अक्सर देखने को मिलती है, हाई कोर्ट अक्सर चेतावनी देता रहता है। और कास्ट रिलीजियस प्रोग्राम अक्सर चलते रहते हैं, धर्म का एजेंडा, टुकड़े होंगे, इतने इतने में उठ कर जाओगे, और जने क्या क्या जो है नारे चलते रहते हैं। ये सब लोगों को कुछ नहीं हो पाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है एक क्वेश्चन और पूछा गया था अभी पिछले एग्जाम में, वन नेशन वन इलेक्शन। दोस्तों रामनाथ कोविंद जी ने जो है रिपोर्ट पूरी तैयार की थी इस पर, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट थे फॉर्मर। उन्होंने कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि इससे जो है जो इलेक्टोरल रूल जो बार बार तैयार करने पड़ते हैं वो नहीं तैयार करने पड़ेंगे, वन टाइम होगा, और बार बार जो ये पैसा बर्बाद होता है बार बार इलेक्शन कराने का, वो पैसा भी नहीं बर्बाद होगा, और इससे जो नेता खूंटा हैं वो अलग काम कर पाएंगे। और हमारे देश की लगभग उन्होंने बताया था कि 2% जो है जीडीपी इंडिया की जो है वो बढ़ जाएगी अगर इलेक्शन हमारे देश में एक साथ होने लगे। दरअसल होते पहले सब एक ही साथ थे, जब तक इंदिरा गांधी आई हैं तब से कुछ ऐसा सिचुएशन बनी कि फिर वो जो है एक साथ नहीं हुए, ठीक है। तो वन नेशन वन इलेक्शन आज हमारे देश की जो है ज़रूरत है, लेकिन वो दोस्तों चूँकि फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, इसलिए पूरे देश का जो पार्टी है उनका साथ बहुत ज़रूरी है, और तब जाके कहीं वन नेशन वन इलेक्शन की जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं आ पाएगा। इससे हमारी जीडीपी बढ़ेगी, नेता अच्छे से काम कर पाएंगे, पॉलिसी पे काम हो पाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ये माना जाता है कि जो बड़ी पार्टी हैं उसका फ़ायदा होगा, ठीक है, और जो छोटी हैं उनका नहीं हो पाएगा। और फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत पार्टी पे आता है बार बार इलेक्शन में, तो वो पैसा जो है नहीं बर्बाद होगा। टीचर कई बार जो है काम नहीं कर पाते, टीचरों का कई जगह पे काम लगा दिया जाता है, छुट्टियां रखनी पड़ती हैं स्कूलों में, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स वो अलग जगह पे काम आ जाएगा। जो कोर्ट के ऊपर बर्डन अक्सर पड़ा रहता है बार बार इलेक्शन का जो है लड़ाई झगड़ा, तो वो एक ही बार में सब साल हो जाएगा। और
जो कास्ट और धर्म और दुनिया की जब बड़े लेवल पे होगा तो फिर ये छोटे मुद्दे उभर के नहीं आ पाएंगे। वोटर का पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा क्योंकि वन टाइम इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, ये देखिए जो है SY कुरैशी जो है, जो फार्मर हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने यही बात कही है जो वोरा कमेटी ने कहा, वही सेम इन्होंने कहा है कि जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, उनके बीच एक नेक्सस चलता है। ठीक है, करप्ट प्रैक्टिसेस चलती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हैं, और साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए, डिमांड है। ठीक है, और कहा जाता है कि लोकसभा स्टेट जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एक साथ करा लो, और उसके बाद लोकल बॉडी के जो है वो 100 डे के जो है अंदर करा लो जनरल इलेक्शन के। ठीक है, तो इससे कुछ चेंज होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, चैलेंज क्या है? चैलेंज भी है, ऐसा भी नहीं चैलेंज नहीं है। ठीक है, क्या चैलेंज है? ओवर शैडो हो जाएंगी रीजनल जो इशू हैं, क्षेत्र के इशू नहीं सुने जाएंगे, बड़े बड़े इशू सुने जाएंगे, और फेडरलिज्म का भी मुद्दा आ जाता है क्योंकि सबकी बात सुननी पड़ेगी। ठीक है, तो ये अलग अलग बातें हैं। ठीक है, बाकी ये जो है हमारी बुक में आपको मिल जाएगा। एग्जिट पोल को लेकर के अक्सर जो है एक बवाल मचा रहता है। अच्छा, ओपिनियन पोल क्या होता है? ओपिनियन पोल जो है ये प्री पोल एक सर्वे होता है वोटर का इंटेंशन जान करके। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट और जो है डिस्क्लोजर गाइडलाइंस इसमें होती हैं। ठीक है, और परमिटेड होता है ओपिनियन पोल। एग्जिट पोल जो है वो पोस्ट वोटिंग जो है सर्वे होता है, यानी कि जब वोटिंग हो जाता है तो उसके बाद जो है पोस्ट वोटिंग सर्वे होता है। ठीक है, और ये जो है एग्जिट पोल होता है। हालांकि कई बार एग्जिट पोल जो उल्टा भी पड़ जाता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हो ही चुकी हैं। चलो यार, ख़त्म करते हैं। ठीक है, रात के जो है 12:08 पे हो चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नहीं अभी एक चीज़ छूट गई है यार, मैं कितना ला कर आता हूँ कंटेंट, कुछ भी छोड़ गए, मतलब सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, कुछ बचता ही नहीं है। तो डिस्क्वालिफिकेशन जो है MP का, उसके ग्राउंड थोड़ा सा आउट देख लीजिए। जैसे अगर जो है आप डाउरी प्रोविज़न एक्ट में जो है फंसते हो तो भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। ठीक है, ये याद रखिएगा। डाउरी यानी कि दहेज वाले मामले में जो बता चुका हूँ उनका मैं नहीं ले रहा हूँ, जो नहीं बताया उनको मैं ले रहा हूँ। ठीक है, और जैसे कुछ मामले हैं जैसे आप डिस्क्वालिफिकेशन के आपके बन सकते हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रैपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, कस्टम्स एक्ट 1962, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। सिविल राइट्स का मतलब अनटचेबिलिटी ना प्रैक्टिस कर जाना, डिस्क्वालीफाई बन जाएगा। कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट, इसमें अगर दोषी पाए जाते हो। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, यह जो है सर्टेन इलेक्टोरल ऑफेंस जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में दिए गए हैं, जैसे बूथ कैप्चरिंग, करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो ये आपके सारे जो है ग्राउंड बन सकते हैं। ठीक बा, चलो अब चल लें, देख लें और तो नहीं कुछ छूट गया। देखो चीज़ें तो बहुत सारी पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये जो है आप हमारी बुक जो है उसको परचेज कर सकते हो। आज 23वां लेक्चर था। ठीक है, अब लास्ट लेक्चर हमारा पार्टी पॉलिटिक्स पे आएगा, अगला काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, वो थोड़ा सा जो है, और आज 23 लेक्चर था, लास्ट लेक्चर 24 होगा। उसके बाद आपकी इंडियन पॉलिटी बहुत डिटेल में ख़त्म हो जाएगी। ये दोस्तों पिछले वर्षों में पूछे गए मेंस में क्वेश्चन है, इनको आप स्वयं से देखें। धन्यवाद।